गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। हैंड्स अप, वेलकम टू दी क्लास। कैसा चल रहा है दोस्तों? स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की क्लास में। और आज हमारे पास ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और 3 पढ़ लिया है। अब आने वाले मेरे हिसाब से मंडे के दिन अपना इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में 3 ही चैप्टर है ना। चलो ये हो गया। ज्योग्राफी में अपन ने ये आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स में अपन ने 2 चैप्टर कर लिए हैं और हिस्ट्री में अपन ने 1 चैप्टर कर लिया। कल अपन हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाला। ठीक है, तो यहां तक का सिलेबस हो चुका है अपना। आई गेस ये 6वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। आज हमारा 7th चैप्टर है इन लाइन सिलेबस की अगर बात की जाए तो। समय बहुत तेजी से जा रहा है दोस्तों, है ना। पता ही नहीं चलता यार कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। सोचा था अभी तो शुरू किया है, आधा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया है। क्योंकि अब इसके बाद हिस्ट्री के 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर, सिविक्स के 3 चैप्टर और ज्योग्राफी के 3 चैप्टर। तो 8-9 चैप्टर और बच रहे हैं। 7 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। अरे मैप भी करेंगे बाबू, डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, मैप भी तो करेंगे अभी अपन। अभी तो अपनी वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतनी जल्दी क्लासेस खत्म तो नहीं होगी। चलो आ जाओ। तो हाउ इज इट गोइंग? पढ़ रहे हो, टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? कल वाला टेस्ट जो था, कल कौन सा चैप्टर था इनका? वो वाला, अरे वही वाला यार, सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का टेस्ट कर लिया है? बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का टेस्ट कर लिया है? क्यों भाई? नहीं किया? अबे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का टेस्ट मतलब होमवर्क क्वेश्चन है। एसएसटी का टेस्ट सारे एक साथ करोगे क्या? एसएसटी का कल डालूंगा ना। आज तुमने साइंस और मैथ्स का कर लिया, एसएसटी का कल लेना पिछले वीक का। इस वीक का कंबाइंड मिलेगा, एक कंबाइंड मिलेगा संडे को इस वीक का और पिछले वीक का। क्योंकि वो पिछले वीक का क्या थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन आगे पीछे रह गया। पिछले वीक का एक एक करके दिया है। क्या हो गया? ठीक है, समझ गया ना। पिछले वीक का जो है तो एक एक करके मिलेगा। तो तुम्हें साइंस और मैथ्स का मिल चुका है, एसएसटी का मिलेगा। और इस वीक का संडे को कंबाइंड टेस्ट मिलेगा। टेस्ट, मैं जो टेस्ट की बोल रहा हूं वो टेस्ट क्या है? मैं जो टेस्ट की बोल रहा हूं वो होमवर्क क्वेश्चन से, मतलब मैं जो टेस्ट की बोल रहा हूं जो डेली आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो डेली वाले होमवर्क क्वेश्चन करेगी नहीं करेगी ये बताओ? दिस इज माई पॉइंट। ये बताओ, डेली वाले होमवर्क क्वेश्चन कर लिए? अरे हाँ, मेरे मुंह से निकल गई, भगवान मर ही जाऊं क्या। टेस्ट से मेरा तात्पर्य होमवर्क क्वेश्चन था। तो देखो, जैसे मैं तुम्हें आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के होमवर्क क्वेश्चन दूंगा तो ये कल क्लास के पहले तक तुम्हें सॉल्व करना, क्योंकि इसके सोल्यूशन कल क्लास के बाद मिला करेंगे तुम्हें। ठीक, आ जाओ शुरू करा जाए। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू किया जाए दोस्तों। हमने चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा था। इंडिया को देखा था, इंडिया कहां है, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, ये सारा सब कुछ अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था अच्छे से डिटेल में, है ना। आज अगर अपन अब आगे बात करें किस चीज की, तो चैप्टर 2 जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें बेसिकली इंडिया के क्या क्या मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है वो पढ़ेंगे अपन। वो समझेंगे कि इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, कहां कहां हैं। तो वो है चैप्टर का नाम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आपको 6 फिजिकल फीचर्स, देखो बहुत अच्छा चैप्टर है अगर आप उसको तरीके से पढ़ते चलोगे तो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा है या फिर ऐसा कुछ है। सिंपल है, छोटा चैप्टर होगा लेकिन आपको पढ़ना उस तरीके से पड़ेगा उसको। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर बात करें इंडिया के, तो इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या है? जैसे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन बताए गए। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब क्या है
कि फिजिकल फीचर्स क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये आंख है, ये नाक है, ये हाथ है, ठीक है, तो ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है आपकी। तो फिजिकल फीचर्स से भी वही है कि इंडिया जो है, तो इंडिया को जब आप ऐसे छू के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, माउंटेन्स है, यहाँ पे क्या है, प्लेन्स है, यहाँ पे प्लेटू है उठा हुआ, यहाँ डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ आप जैसे देख रहे हो तो आइलैंड दिख रहा है आपको कि हाँ ये आइलैंड है। तो बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द इंडिया विच मेक्स अप द इंडिया, ठीक है, जो भारत को भारत बनाता है, ठीक है, तो वो कंकड़, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदी, झरने और हम सब क्या है ना, भारत बनाते हैं ना बाबू। तो वो फिजिकल फीचर्स है। तो 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो आप पढ़ोगे, हिमालयन माउंटेन्स एक, दूसरा नदर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुला प्लेटू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन्स, छठवा दी आइलैंड्स, ठीक है। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन जो है हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? आ जाओ, ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? अप्पू हाथी का खेल दिखा दो। अबे मेले में आया क्या? अप्पू हाथी का खेल दिखा दो। अप्पू हाथी जा बेटा, काट के आ जा तो इसको। अप्पू हाथी में हवा आती है, अप्पू हाथी में बता तुम्हें। अप्पू हाथी जो है ना, अप्पू हाथी हाथी भी है और वो चिकारा फैमिली का मेंबर भी है, क्योंकि वो गन भी है। और जैसे हाथी की सूंड में से हवा निकलती है ना, तो वैसे इसकी अप्पू हाथी की सूंड में से भी हवा निकलती है, एकदम ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो भाई। टफ चैप्टर नहीं है, टफ चैप्टर नहीं है, आसानी चैप्टर है। सबसे मिलवाऊंगा, तुम पढ़ते चलो पहले। ये लो, ये मिलो पिकाचू से। ठीक है, पिका पिका। सबको एक साथ बिठा देता हूं इस टेबल पे, ताकि सारे क्लास अटेंड कर लें अच्छे से। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर, वाई? तो ये क्लाइमेट चैप्टर में बताऊंगा वैसे तो तुम्हें, लेकिन अभी समझा देता हूं तमिलनाडु कोस्ट में विंटर रेनफॉल क्यों होती है वो समझना। जैसे ये तमिलनाडु कोस्ट है ना, तो नॉर्मल इंडिया में बारिश ऐसे होगी साउथ वेस्ट मानसून विंड से, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश विंटर्स में इसलिए होती है क्योंकि विंटर्स में जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली का जो विंड पैटर्न है ना, वो चेंज हो जाता है। साउथ वेस्ट विंड ना चलते हुए नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है कब? विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है। और ये जो विंटर की नॉर्थ ईस्ट विंड्स है ना, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या करती है, इस कोस्टल रीजन को टकराती है। इस कोस्टल रीजन को जब टकराती है तो वो यहाँ पे बारिश प्रेसिपिटेशन करवाती है। क्लियर हुआ? ये रहता है। फाइन, चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन से। पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन उठाते हैं अपन, द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स क्या है? तो खड़ा हिमालय बता रहा तुम खड़े रहो आंधी तूफानों में, ठीक है। तो इंडिया की जो नदर्न बाउंड्री है, वो पूरी नदर्न बाउंड्री एक माउंटेन से कवर होती है। और ये जो माउंटेन्स है जो इंडिया की नदर्न बाउंड्री को कवर करते हैं, इन माउंटेन की रेंजेस को, अलग अलग जो श्रृंखला है ना पहाड़ की, उसे कहा जाता है हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। फाइन, तो अगर कुछ बात करें तो हिमालयाज आर वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। लॉफ्टीएस्ट मतलब कि हिमालयाज को पता है थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे हैं कि जितना पोल्स के ऊपर टेंपरेचर ठंडा रहता है ना, उतना ठंडा टेंपरेचर आपको यहां पे हिमालयाज के पीक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालयाज को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जो हिमालयाज हैं, दीज आर वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पीक्स हिमालय में देखने को मिलेंगे। रग्ड माउंटेन है, एकदम नए नए ताजा ताजा बने हैं, तो पूरा एकदम टफ बोलते हैं ना, जो वो टफ माउंटेन है, लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। जियोलॉजिकली दे आर यंग माउंटेन्स। जियोलॉजिकली दे आर यंग माउंटेन्स का मतलब क्या है कि ये नए हैं। नए कैसे हैं? क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, तो जो फॉर्मेशन की, अर्थ के फॉर्मेशन की बात है, तो दो प्लेट्स थी अलग अलग। कौन कौन सी प्लेट्स? एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। तो यूरेशियन प्लेट यहां पे टिकी हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे आती है, टकराती है। तो दो प्लेट के टकराने से, जब दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई ना, तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालयाज बने हैं, समझे। तो हिमालयाज जो इसीलिए यंग माउंटेन्स हैं, अभी अभी बने हैं। अरावली माउंटेन्स पुराने हैं, ओल्ड है, और हिमालयाज जो वो यंग माउंटेन्स हैं। स्ट्रक्चरली दे आर फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मतलब कि दो प्लेट्स टकराई है ना बाबू, तो दोनों प्लेट्स के टकराने से ऐसे माउंटेन्स बन के उठे, तो स्ट्रक्चरली दे आर फोल्ड, ठीक है, फोल्डिंग है उनके अंदर। तो स्ट्रक्चरली दे आर फोल्ड माउंटेन्स,
ठीक, स्ट्रक्चरली देयर आर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म बाय कन्वर्जिंग ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के टकराने से बने, एंड फॉर्म्स एन आर्च, तो ऐसे आर्च बना हुआ है एक पूरा हिमालयन माउंटेन्स का, ठीक है, एक आर्च बना हुआ है। दे स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वेस्टर्न पार्ट से ये ईस्टर्न पार्ट तक, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, एक लंबा स्ट्रेच आपको माउंटेन का देखने को मिलता है। दे स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यार संदीप, ताजे ताजे मतलब ब्लर ब्लर है क्या? फोकस देखने एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो। हाँ घबराओ मत, चले जाओ, अपने बच्चे हैं। बच्चे कह रहे हैं ब्लर आ रहा है, ठीक है। छोटू सा पिंपल हो गए इस साइड, ठीक है। चलो, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, ब्लर के चक्कर में गुलझा दिया ना। हाँ, तो दे स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम इंडस रिवर टू दी ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैले हुए हैं। फाइन, इनकी लेंथ जो हिमालयन माउंटेन्स की कितनी है, यहां से 2400 किलोमीटर लंबे फैले हुए हैं। कश्मीर में 400 किलोमीटर तक की विड्थ के साथ फैले हुए हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर की विड्थ है कश्मीर में, एंड दिस विड्थ इज 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत लंबे चौड़े विशाल फैले हुए, अच्छा ठीक है, तो लंबे चौड़े विशाल फैले हुए पर्वत जो है वो है हिमालयाज, ठीक है। तो दीज आर हिमालयाज, समझ में आया? आवाज थोड़ी अटक रही है, अब ठीक हो गया वैसे, ब्लर स्क्रीन अब ठीक है। ठीक है, चेक करो एक बार, ऑडियो में दिक्कत है। ठीक है, समझ में आया? अरे मैं चैट देखता हूं तुम्हारी फोन में। तो ये हिमालयास की कहानी हो गई। दी हिमालय जो हिमालयास की बात करते तो दी हिमालयास हैव 3 पैरेलल रेंज। दी हिमालयास एन हिमालयास द हिमालयास हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो जैसे अपन देखें लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, तो ऐसे अगर आप चलोगे, ठीक है, तो इन दिस वे अगर आप देखोगे ऐसे लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव से, तो हिमालयन की 3 रेंजेस है, 1 2 3। तो हिमालयन माउंटेन्स की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जैसे अगर आप देखोगे तो 3 रेंजेस हैं। पहली रेंज जो हिमालयास की वो कौन सी है, इसे इनर हिमालयास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हिमालयास बने थे ना तो टक्कर हुई थी, तो सबसे पहले अंदर के हिमालयास बनेंगे, ऐसे समझना। तो 3 रेंजेस है, एक रेंज ये अंदर की जिसे इनर हिमालयास कहा जाता है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसे ग्रेट हिमालयास भी कहा जाता है। दूसरी एक जो है वो क्या है, हिमाचल, जिसे मिडिल हिमालयास या लेसर हिमालयास भी कहा जाता है। और एक है तीसरी शिवालिक, जिसे आउटर हिमालयास कहा जाता है। तो ऐसे हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है 3 माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयास की। ठीक है, सबसे पहले अगर हिमाद्री की बात करें जिसको अपन ग्रेटर हिमालयास भी कहते हैं, तो हिमाद्री जिसे ग्रेटर हिमालयास भी कहा जाता है, तो दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। पूरी यहां से चालू होकर यहां तक चलने वाली एक मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, हिमालयास की एक जो कंटिन्यूस रेंज जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। और ये जो हिमालयास है ये ग्लेशियर्स से कवर्ड है। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स रेंज जो हम हिमाद्री की बात कर रहे हैं, तो हिमाद्री पे बड़े बड़े ग्लेशियर जो इसी पे देखने को मिलेगा, पेरिनेली स्नो बाउंड रहते हैं। मतलब जो इनर हिमालयास की रेंज है, जो सबसे बड़ी सबसे कंटिन्यूस रेंज है, जिसमें बड़े बड़े ग्लेशियल पीक्स हैं, तो उन ग्लेशियल पीक्स के कारण ये हमेशा बर्फ में ढका रहता है। समझे? ग्लेशियल पीक्स के कारण ये हमेशा ढका रहता है बर्फ में, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इसीलिए हिमालयास को पेरिनेली स्नो बाउंड कहा जाता है, कि साल भर बर्फ में दबे हुए हैं। ठीक है, और साल भर बर्फ में दबे हुए हैं। एंड दी फोल्ड ऑफ हिमाद्री जो है, जो ग्रेटर हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास का जो फोल्ड है ना, तो वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल क्या होता है, देखो, एक तो है सिमेट्रिकल, अगर हमें यहां से बीच में से ऐसा काटा जाए तो हम बराबर बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या है, हम सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मान लो अमीबा को काटोगे तुम बीच में से, बायोलॉजी पढ़ा दो तुम्हें, तो वो अमीबा क्या होगा, ऐसा गिलगिला सा है कि वो आधा, मतलब जैसे
ये ऐसी सी कुछ चीज, अब इसको बीच में से यहां से काटोगे तो इधर का हिस्सा बड़ा होगा, इधर का हिस्सा छोटा होगा, इधर का छोटा होगा, इधर का बड़ा होगा, तो ये असिमेट्रिकल है। तो वैसे ही हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंज है, ग्रेटर हिमालयास की हिमाद्री, तो वो ऐसी उसकी पीक यहां है मान लो, और ऐसा, तो अगर आप उसको काटोगे यहां बीच में से तो इधर हिस्सा बड़ा आ जाएगा, इधर हिस्सा छोटा आ जाएगा, तो ये असिमेट्रिकल है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने हिमाद्री के बारे में या फिर ग्रेटर हिमालयस के बारे में बहुत सारी डिटेल जान ली कि ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ग्लेशियर्स जो है तो पेरिनेली स्नो बाउंड ग्लेशियर्स, मतलब ग्लेशियर्स है, मेजोरिटी ऑफ द ग्लेशियर्स आर इन दिस रेंज एंड दैट इज व्हाई इट इज पेरिनेली स्नो बाउंड, बर्फ में ढका हुआ रहता है। फोल्ड्स जो है तो दीज फोल्ड्स आर असिमेट्रिकल, ये फोल्ड्स जो है तो सिमेट्री में नहीं है, असिमेट्रिकल फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, असिमेट्रिकल फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इन हिमालयन माउंटेन्स की ये जो ग्रेटर हिमालयस वाली रेंज है। दूसरी रेंज आ जाओ, तो अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो क्या हो रहा है बाबू, एक रेंज तो आपकी होगी सबसे बड़ी रेंज है, कंटिन्यूस रेंज है, हिमाद्री है, इनर हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास है, स्नो बाउंड होती है, सब कुछ होता है, ग्लेशियर्स है। बीच वाली रेंज है आपकी कौन सी, हिमाचल हिमालयास कह लो जिसको, नहीं सॉरी किधर गया, बीच वाली रेंज जो है जिसको आप मिडिल हिमालयास, लेसर हिमालयास या हिमाचल हिमालयास कह लो। ठीक है, तो इस रेंज की एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 3300 से 4500 मीटर के बीच में, एवरेज विड्थ जो है तो 50 किलोमीटर है। इस माउंटेन रेंज के अंदर, बीच वाली माउंटेन रेंज के अंदर आपको कौन कौन सी रेंजेस देखने को मिलती है, मतलब कौन कौन सी चेन देखने को मिलती है माउंटेन की, पीर पंजाल रेंज होगी, ठीक है, धौलाधर रेंज होगी, महाभारत रेंज होगी। अब इसी माउंटेन के अंदर आपको फेमस वैली ऑफ कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है, कश्मीर, ये सारी वैलीज भी देखने को मिलेगी। एंड दिस माउंटेन रेंज इज नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, ये माउंटेन रेंज अपने हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, बीच वाला मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालयास भी कहा जाता है। अब तीसरा जिसे आउटर हिमालयास कहा जाता है, तो तीसरी रेंज है जो लेंथ में सबसे छोटी है, ठीक है, जिसे शिवालिक कहा जाता है। एवरेज हाइट में भी कम है, तो एवरेज हाइट जिसे अगर आप देखोगे तो 900 से 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। एवरेज विड्थ भी है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और इस माउंटेन रेंज में, शिवालिक में, आपको डून्स देखने को मिलेंगे। डून्स क्या है भाई साहब, तो डून्स जैसे अगर आप देखोगे तो डून्स क्या है कि माउंटेन के बीच में जो वैली एरिया रहता है ना, इस वैली एरिया को डून कहा जाता है। समझ गए, माउंटेन्स के बीच में जो वैली एरिया है, इस वैली एरिया को डून्स कहा जाता है। तो दीज डून्स आर फाउंड इन दी शिवालिक रेंज, जैसे देहरादून, पटलीदून, कोटलीदून, ये सारा। ठीक है, इन डून्स में क्या होता है कि ऊपर माउंटेन से फिसल के जो ग्रेवल्स आते हैं, जो एलुवियम आता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, तो इन डून्स में खेती वेती भी होती है। ठीक है, ये आपके शिवालिक हिमालयास हो गए। तो तीनों हिमालयास का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो क्लियर हुआ, बताओ। मस्ती करा दो सर, मैं स्ट्रेस्ड हूं। अच्छा आजा, डांस करवा दूं तेरे से। स्क्रीन सही में दिख नहीं रही है, अबे क्यों नहीं दिख रही है, मुझे तो बेहतरीन दिख रही है स्क्रीन। क्वालिटी बढ़ा लो ना बाबू, क्वालिटी बढ़ाओ अपने इसमें, जब क्वालिटी बढ़ाओगे तो स्क्रीन दिखेगी तुम्हें। मेरी दिखाता हूं, देखो मैं, देखो एक एक चीज क्लियर दिख रही है और तुम बोल रहे हो कि दिख नहीं रही है स्क्रीन। ये देखो एक एक चीज दिख रही है, मैं इसमें पढ़ के बता सकता हूं। देखो तुम्हें थिक ग्रेवल एंड एलुवियम लिखा है लास्ट में, इसमें तो ब्लर दिखेगा कैमरे में थोड़ा सा तुम्हें, लेकिन मुझे यहां पे एकदम बराबर स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लो ना। चलो ये क्लियर है, तीनों हिमालयास क्लियर है, तो आगे बताओ। तो हिमालयास का आपने एक तो देखा क्या, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देखा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट नहीं सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखा, मतलब आपने लॉन्गिट्यूड वाइज ऐसे देखा। तो आपको इनर हिमालयास, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, बीच में शिवालिक, जिसे मिडिल हिमालयास या लेसर हिमालयास भी कहा जाता है, और नीचे अपन ने शिवालिक, ये तीन रेंजेस देखी, तीनों रेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एवरेज हाइट देखी, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखी, उनके फीचर्स देखे, है ना। ग्लेशियर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स वो होता है जो हम तुम्हारे लिए बचा रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन। आर्क क्या होता है, अबे मैथ्स कमजोर है क्या तुम्हारी, मैथ्स के टीचर पढ़ाते नहीं है तुम्हें। आर्क मतलब ऐसा कुछ तो रहता है ना जो घुमा हुआ रहता है, थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, तो इसको आर्क कहा जाता है, विंटर आर्क। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये तो अपन ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखा। उस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा हिमालयास का एक और डिवीजन है
जो कैसा है, जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि अगर ये जैसे हमारा प्यारा से चलना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर चलेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड ऐसा वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी है। तो रिवर के साथ में क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, तो इंडस रिवर है ये, और इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच पंजाब कहा जाता है, ठीक है, उन माउंटेन्स को पंजाब हिमालयस कहा जाता है। फिर क्या है, सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में जो हिमालयस है, ठीक है, उन हिमालयन माउंटेन के रीजन को कुमाऊं हिमालयस कहा जाता है, सतलज से काली के बीच में। फिर काली रिवर से तीस्ता रिवर जो है, तो मैंने लिख दिया ये, काली रिवर से तीस्ता रिवर जो कि मेनली नेपाल के बीच में आता है, तो वहां के हिमालयस को नेपाल हिमालयस कहा जाता है। और तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में, दिहांग रिवर इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री अरुणाचल प्रदेश में, उसके बीच के हिमालयस को असम हिमालयस कहा जाता है। तो हिमालयस का एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, और एक वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन है। और ये जो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन है, उस वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडस, सतलज, काली, इसके बीच में आपको पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालयस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हिमालयस इसके वेस्ट टू ईस्ट वाले हिमालयस हो गए। फाइन, दीज हिमालयस आर दी वेस्ट टू ईस्ट हिमालयस। गॉट माय पॉइंट? चलो, आर्क एक सर्कल का टुकड़ा होता है, वेरी गुड, गुड मैथ्स टीचर इज गुड, यू ऐसे ही ना तुम्हारा मैथ्स टीचर, यू गुड मैथ्स टीचर। क्लियर हुआ? स्पीड स्लो है, अबे धीरे समझ में आना चाहिए ना। सर जॉर्ज शेप्ड वैली होती है या वी शेप्ड वैली होती है, ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन्स के बीच में जो डून्स है ना, वो वी शेप्ड वैली होती है, ठीक है। आई शेप्ड वैलीज तो जॉर्ज में होती है। जॉर्ज क्या होता है, जैसे जब दो पहाड़ ऐसे ऊंचे ऊंचे हैं सीधे, ठीक है, ये दो पहाड़ ऐसे सीधे ऊंचे ऊंचे हैं और इन दो पहाड़ के बीच में यहां नदी बह रही है, तो नदी जो है ना लैटरल कटिंग कर रही है। लैटरल कटिंग समझते हो, जैसे ऐसे समझाता हूं तुम्हें, कैसे, ऐसे समझो कि ये पहाड़ कभी ऐसा हुआ करता था, ये पहाड़ कभी ऐसा हुआ करता था, पहाड़ दिख रहा है बनते हुए, हाँ रुक जाओ कैसे बना दूं पहाड़, हंसों के जोड़े बन रहे हैं, तो हाँ ये पहाड़ कभी ऐसा हुआ करता था, देखो, ठीक है, ये पहाड़ कभी ऐसा हुआ करता था, वी शेप्ड वैली थी, लेकिन वो यहाँ बीच में से एक नदी बह रही है, ठीक है, काली कलर की नदी बना देते हैं जैसे, तो ये पहाड़ था, इस पहाड़ में से ऐसी नदी बह रही है, ठीक है। अब ये नदी क्या है, नदी जो है, तो नदी नीचे में से ग्रेशन करते करते ये नदी क्या है, नीचे पूरा और लेटरल एंट्री कर देगी। तो अब ये नदी जब लेटरली ऐसा कट करते हुए चले जाएगी ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहाड़ के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ, मतलब ये नदी के दोनों तरफ ऐसा ऊंची खाई सी बन जाएगी, तो ये आई शेप्ड वैली बनाती है। और ये जो आई शेप्ड वैली जब बनती है ना, समझ रहे हो ना, देखो क्या था कि पहले ऐसी थी नदी, ठीक, अब नदी ने नीचे लेटरल कटिंग करी, तो इसके कारण क्या है कि इस तरह से डीप आई शेप्ड वैली जब बनती है ना ऐसी, तो इसको कहा जाता है जॉर्ज। समझ गए? समझे? ब्लैक स्क्रीन कहां है? अबे मेरा क्लास चल रही है, देख लो जरा इसमें। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो मैं तुम्हें बता क्या रहा था, सब कुछ सही चल रहा है, ग्रेवल और एल्यूवियम मतलब क्या है कि वो वैली में ऊपर से पूरा मिट्टी पत्थर कंकड़ लेके आती है नदियां, और क्योंकि स्लोप भी है तो वो डिपॉजिट हो जाता है ना, तो वो होता है ग्रेवल और एल्यूवियम। तो रीजनल डिवीजन समझ में आया वेस्ट टू ईस्ट का। अब क्या होता है, हिमालय यहां खत्म नहीं होते, जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो ये हिमालयन माउंटेन चेन कंटिन्यू है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके टर्न ले लेती है, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके हिमालयन माउंटेन से टर्न ले लेते हैं साउथवर्ड, ठीक है। आगे पुलिस खड़ी थी, चेकिंग कर रही थी, तो हिमालय जैसे घूम गए, ठीक, हिमालय जैसे घूम गए। तो आपको देखने को मिलता है कि हिमालय जो है, तो एक हिमालय का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। एक हिमालय का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में भी है, जिसे कहा जाता है पूर्वांचल,
ठीक है। तो पूर्वांचल हिल्स की अगर बात करें तो सब सही है ना, हाँ। तो बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज, तो यहाँ पे जो जॉर्ज है, ठीक है, दिहांग जॉर्ज है, मतलब दिहांग रिवर के वहां पे, दिहांग रिवर भी टर्न लेती है, तो दिहांग रिवर के वहां पे आपको देखने को मिलता है जहां से दिहांग रिवर का एक झरना बनता है, एक टर्न आता है, तो उस पॉइंट के बाद में हिमालयाज भी घूम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ है जो पहाड़ हिमालयाज को टर्न करवाते हैं, और वो नदियों को भी वही घुमाते हैं, वो पहाड़ का नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। तो यहां से जैसे अगर आप देखोगे तो हिमालयाज जो है साउथवर्ड बेंड हो जाते हैं, और यहां से हिमालयाज की एक चेन विजुअलाइज करना है तुम्हें, बस हिमालयाज की एक चेन पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलती है, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज को आप क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। इसमें माउंटेन रेंजेस है जैसे पटकाई बम रेंज, ठीक है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, ठीक है। तो मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, तो ये सारी हिल्स आपको इधर देखने को मिलती है, किसमें, पूर्वांचल हिमालयाज में। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, तो ये जो माउंटेन रेंजेस बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। दे आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट एंड रन एज पैरेलल रेंजेस इन वैली, तो पैरेलल रेंजेस के फॉर्म में आपको यहां पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएगी पूर्वांचल हिमालयाज। तो ये पूरा हिमालयाज था, ठीक है। हिमालयाज का अपन ने देखा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हमने वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देखा जो कि अलग अलग रिवर्स के हिसाब से है। नॉर्थ ईस्ट में आके हिमालयाज जो है तो वो एक टर्न ले लेते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, पूर्वांचल हिमालयाज कहते हैं। तो ये हिमालयाज का क्लासिफिकेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर दो और ये बताओ यहां तक क्लियर है चीजें। अबे नाम है नंगा पर्वत, डार्क क्या हो गया इसमें सच में, मजाक ले रहे हो, उस पर्वत का नाम ही नंगा पर्वत है। अब ये मत पूछना क्यों है, ठीक है। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नंगा पर्वत तो और कहीं है। शायद मुझे लग रहा है मैंने गलत बता दिया तुम्हें। नामचा बरवा से टर्न लेती है वो, नामचा बरवा, नंगा पर्वत नहीं, नंगा पर्वत तो बीच में गई है, नामचा बरवा है। एन से नंगा, एम से नामचा, उसमें कंफ्यूज हो गया मैं, नामचा बरवा है वो पॉइंट, हाँ। नामचा बरवा से टर्न होता है भाई, माय बैड, हाँ। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, नामचा बरवा, लेकिन नंगा पर्वत भी एक पर्वत है, ठीक है। एक पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, वो जो, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में यहां से जो टर्न होता है ना, मैं वही सोचू कि थोड़ा कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, नामचा बरवा है यहाँ पॉइंट, ठीक है। वो एन 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 कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। अरे इन दी फॉलोइंग रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालय सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में जमाना जरा, ठीक है। बताओ जरा क्या राइट आंसर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिर अपन ये हिमालय हमारा कंप्लीट हुआ, फिर नदन प्लेन्स, और ऐसे एक एक करके 6 फिजिकल डिविजन हमें पढ़ना है, ठीक है। सेलेक्ट करो जरा फटाफट। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज इन ईस्ट, ईस्ट में घूम जाते हैं माउंटेन, ठीक है बाबू। पोल आया है और ये पोल का टाइम अप होने वाला है, टाइम अप, टाइम अप, टाइम। रीजनल डिवीजन अगेन वेरी गुड। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे पंजाब हिमालयाज, जिन्हें कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है, जो इंडस रिवर से चालू हो रहे हैं, ठीक है, इंडस से सतलज तक। सतलज से जैसे अगर आप देखोगे तो फिर कुमाऊं हिमालयाज चालू हो जाते हैं सतलज से, सतलज से जैसे आप देखोगे तो मतलब इंडस से सतलज तक, और सतलज से काली तक कुमाऊं, काली से, तो ये क्रोनोलॉजी बनेगी, ठीक। आ जाओ, अब आते हैं अपन नदन प्लेन्स पे। हिमालयाज क्लियर, अच्छे से यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी ब्लैक स्क्रीन क्यों हो रही है, हो रही है क्या दोस्त? हाँ अब हो रही है, अब ब्लैक स्क्रीन हो रही है, देखो जरा एक बार।
रुक जाओ, अब मुझे भी दिख गई ब्लैक स्क्रीन। है इंटरनेट के कारण हो रही है, कुछ इसका सिस्टम बैठा दो ना। अबे वाह यार, वाह वाह वाह, हो तो तुम धुरंधर। अभी रुक जाओ, आप फिक्स कर देना उसको। एक प्लग नहीं लगाया था संदीप भैया, थोड़ा क्या है ना कि संदीप भैया का ब्रेकअप हो गया था, संदीप भैया को कुछ ध्यान नहीं रह रही है। अब स्टेबल होगा मेरे सामने। अब देखो बाबू, अब सही है, अब परफेक्ट होगा। सुनो मेरी बात सारे बच्चे, एक बार आप जरा बताओ अब सही है कि नहीं। अब परफेक्ट चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से ब्लैक स्क्रीन खत्म हो जाएगी। एक बार सारे बच्चे देखो, एक बार जोर से बताओ। चलो लीडर बोर्ड पढ़ देता जब तक पिछले सवाल का। इस सवाल का लीडर बोर्ड जो था इससे पहले वाले सवाल का, इससे पहले वाले सवाल का लीडर बोर्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से कि ओलिविया निर्वाण फर्स्ट है, अनन्या सेकंड है, तनुप्रिया सिंह थर्ड है, अर्नव फोर्थ है, ऐश्वर्या फिफ्थ है, दिव्यांशु सिक्स्थ, सचप्रीत सेवंथ, यूजर 451354 पता नहीं क्या क्या नंबर है, आयुष एन और निखिल सिंह, ये सारे बच्चे जो हैं तो लीडर बोर्ड पे इनके लिए तालियां बजा दी जाए। अब सही है? अरे अभी सही है कि नहीं बता दो, अभी भी क्यों लिख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चैट में सारे बच्चे एक बार बोलेंगे यस विजिबल, अगर सब कुछ सही दिखा रहा है तो, सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा तो यस विजिबल बोलो। यस भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। आप सही है मेरे हिसाब से। मानस चौधरी एक बार बेटा क्लास से बाहर निकल के वापस क्लास में आ जाओ, तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा। आई गेस नाउ इट्स फाइन। अब एकदम बढ़िया है। सारे बच्चे एक बार बता दो चैट में फटाफट से यस विजिबल, वेरी गुड। अबे ये विजिबल की जिसको स्पेलिंग लिखते नहीं आ रही, विजिबल लिख रहा है, मारूंगा टूजा। चलो कल अपने को एक कैमरा भी चेंज करना है, समझ गए ना। वो नीचे वाला जो है वो लगा लेंगे, फ्री हो गया ना एक नीचे वाला, नीचे पीटीजेड लगा दिया है, तो जो वीडियो कैम है वो ऊपर ले आना, ठीक। करके देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। चलो गाइस, अब अगर सब सही है तो अब आगे बढ़ा जाए। मेरे हिसाब से अब सब सही है। अबे दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हाँ पहले का समझा दे रहा हूं, अब सुन लो, सुनो मेरी बात, चुपचाप मुंह पे उंगली रखो, सामने किताब रखो, सारा समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो देखना। अपन मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन पढ़ना शुरू करेंगे। 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। हिमालयन माउंटेन्स पहला है। तो हिमालयन माउंटेन्स में अपन ने क्या देखा कि हिमालयन माउंटेन्स वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट और रग्ड माउंटेन्स है, सबसे ऊंचे, सबसे लंबे चौड़े, 2400 किलोमीटर की लेंथ है। कश्मीर में 400 किलोमीटर ऐसे फैले हुए, अरुणाचल प्रदेश में आते आते 50 किलोमीटर तक का इनका विड्थ है। फाइन। और ये हिमालयन माउंटेन जो है तो स्ट्रक्चरली फोल्ड है और जियोलॉजिकली यंग है, ताजा ताजा बने। फाइन। ये हिमालयन माउंटेन्स की कुछ बात हो गई। अब हिमालयन माउंटेन्स को अगर आप लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन देखोगे तो 3 प्रोमिनेंट रेंजेस है, एक ऐसे करके, मतलब 3 प्रोमिनेंट रेंजेस है हिमालयन माउंटेन में, 1 2
तीन। अब ये तीन जो प्रोमिनेंट रेंजेस है हिमालयास की वो कौन कौन सी है? एक पहली है हिमाद्री, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, दूसरी है हिमाचल, जिन्हें कहा जाता है लेसर हिमालयास। तीसरी है शिवालिक, जिन्हें कहा जाता है आउटर हिमालयास। तो ऐसे करके तीन माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, तीन माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयास की। अब ये जो तीन माउंटेन रेंजेस हैं, तो मोस्ट कंटिन्यूस रेंज आपकी देखने को मिलती है जो अंदर वाली रेंज है, जिसे इनर हिमालय, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयास कहा जाता है। 6000 एवरेज हाइट है, ग्लेशियर से ढकी हुई रहती है, पेरिनेली स्नो बाउंड है, बर्फ में दबी हुई रहती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक्स इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरी हिमाचल हिमालयास, जहां बहुत सारे हिल स्टेशन है, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है आपको? 3700 से 4000। मतलब ऐसे फैक्ट्स ही ध्यान रखना है बस, फाइन। और जैसे अगर आप देखोगे तो फेमस वैली सच एज कश्मीर, कंगरा, कुल्लू हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। बीच वाली है मिडिल हिमालयास, या फिर जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसे लेसर हिमालयास भी कहा जाता है। और तीसरी जिसे शिवालिक या आउटर हिमालयास कहा जाता है, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। एवरेज विड्थ जो है 10 से 50 किलोमीटर है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि वैली सच एज देहरादून, ठीक है, डून्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो डून जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सारी डून्स देखने को मिलती है। और ये जो हिमालयन रेंज है ये अनकंसोलिडेटेड रॉक से बनी है, क्योंकि दो माउंटेन रेंजेस के बाद में जो बचा कुचा था उससे पहाड़ बने हैं शिवालिक माउंटेन रेंज। अब इसके अलावा आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एक रीजनल डिवीजन है नदियों के हिसाब से भी, कि इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालयाज उन्हें पंजाब हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज कहा जाता है। फिर सतलज से काली के बीच में जो हिमालयाज उन्हें कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है। काली रिवर से आपको क्या देखने को मिलता है? तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज उन्हें नेपाल हिमालयाज, और तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज उन्हें असम हिमालयाज कहा जाता है। सिमिलरली अब हिमालयन माउंटेन्स को जैसे अगर आप देखोगे ना तो सीधे सीधे नहीं चलते। मतलब ये जो आपको आर्क देखने को मिल रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आके यहाँ नामचा बरवा एक जो माउंटेन है वहां से टर्न ले लेते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर साउथवर्ड पूरा माउंटेन रेंज है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलती है? मल्टीपल रेंजेस हैं, सच एज इंक्लूड्स पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। अब ये जो हिल्स है तो ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है। ये माउंटेन रेंज जो है तो डेंसली फॉरेस्टेड ट्रैक है, पूर्वांचल हिमालयास के नाम से जानी जाती है। तो ये तो आपका हो गया हिमालयास। अब हिमालयास के बाद में अगला जो डिवीजन है वो है नदर्न प्लेन। अब नदर्न प्लेन क्या है समझना, समझ में आ गया? छुट्टी वट्टी कुछ नहीं बेटा, पढ़ ले। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? फाइन। चलो अब इन हिमालयास के बाद में अगर जैसे अपन देखेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स बन गए। बनने के बाद में हिमालयन माउंटेन्स बनने के बाद में देखो तुरंत समझना, यहां जो डिप्रेशन था ना, क्योंकि माउंटेन्स बने, ऐसी प्लेट थी, ये प्लेट्स टकराने तो धड़ 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 माउंटेन बन गए ऐसे। अब माउंटेन बनने के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है? माउंटेन बनने के बाद में ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो गड्ढे हैं, तो ये डिप्रेशन के अंदर क्या हुआ? इन माउंटेन से नदियां जो अपने साथ मिट्टी लाई, वो मिट्टी यहां जमा होते चलेगी, डिपॉजिट होते चलेगी। तो मिट्टी के डिपॉजिट होने से ये जो एरिया था, ये एरिया पूरा ऐसा प्लेन एरिया बन जाएगा, मिट्टी डिपॉजिट होते चली जाएगी। समझ रहे हो? तो माउंटेन्स की टक्कर हुई, माउंटेन्स की टक्कर होने के बाद में मतलब प्लेट्स की टक्कर हुई, प्लेट्स की टक्कर होने के बाद में माउंटेन्स बने, और माउंटेन्स बनने के बाद में जो ये डिप्रेशन था, तो दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड विद द सैंड ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। और ये जो प्लेन एरिया है जो मिट्टी से बना है, इसे कहा जाता है नदर्न प्लेन, द ग्रेट नदर्न प्लेन। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो तीनों रिवर जो है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, उनके डिपोजिशन से बना है। गंगा रिवर है, गंगा रिवर के डिपोजिशन से बना है। ठीक है, और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से बना है। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर के इंटरप्ले से जो पहाड़ों से नदियां उतर के आती है, अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाती है। तो इन मिट्टी, कंकड़, पत्थर से बनता है पूरा का पूरा नदर्न प्लेन। समझ में आया कि नदर्न प्लेन कैसे बना? ठीक है, तो अब नदर्न प्लेन में जो सॉइल है, तो सॉइल इज मेड अप ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये पूरे नदर्न प्लेन का एरिया जो है तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नदर्न प्लेन है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा मिट्टी, कंकड़, पत्थर है, और एलुवियम है। एलुवियम क्या होता है? जो फर्टाइल एलिमेंट होता है, जिससे खेती बहुत अच्छी होती है। तो वो एलुवियम से पूरा का पूरा नदर्न प्लेन आपका बना हुआ है। अब क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि फर्टाइल ट्रैक है, पूरा का पूरा एक फर्टाइल एरिया है, तो यहां क्या होता है ना, खेती बहुत अच्छी हो सकती है। पानी भी है क्योंकि नदियां हैं, खेती बहुत अच्छी हो सकती है, तो यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है पूरे नदर्न प्लेन में। तो इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली रिच, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन दी वर्ल्ड। मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश
कंट्री का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे तो ये नदी, एक नदी जो होती है ना, एक नदी एक बच्चे के मतलब एक इंसान के जीवन की तरह होती है। जब इंसान, लड़का लड़की सब छोटे रहते हैं तो कितने चंचल रहते हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सोफे पे कूद रहे हैं, टीवी तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कांच तोड़ दिए, तो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो जब नदी भी क्या रहती, छोटी रहती है ना, जब बच्ची रहती है नदी, पहाड़ से जब उतरती है तो नदी पहाड़ से उतरती है तो एकदम सर, क्योंकि स्लोप मिल रहा है, तो वैसे आती है, तोड़फोड़ करते हुए आती है। फिर जब बड़े हो जाते, थोड़े मैच्योर होते, समझदार होते, शांत होते, स्थिर होते, लेकिन अपनी जो आभा है, अपना जो ऑरा है, उसको बहुत बड़ा करके चलता है ना इंसान। जब बड़ा होता है, मैच्योर होता है, यंग होता है, ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं अडल्टहुड में जब आता है, तो वही रिवर जब पहाड़ से उतर आती है ना, तो जब बड़ी हो जाती है तो वो रिवर क्या करती है, वो रिवर बड़ी होने के बाद में एक बड़ा अपना बेस बनाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ा बेस बना के फैल के चलती है। लेकिन वही रिवर जब बुढ़ापे में पहुंचने वाली होती है तो बुढ़ापे में आदमी फैल जाता है। कैसे, मतलब थक जाता है, हार जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, और शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो रिवर भी अपने लोअर कोर्स में आके क्या करती है कि अपने एक नदी के अंदर से दूसरी नदी निकल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, डेल्टास बन जाते हैं, ठीक है, रिवराइन आइलैंड्स बनाती है रिवर अपने ऊपर। कैसे, रिवराइन आइलैंड क्या होता है कि एक नदी बह रही है अगर, और उस नदी में बहते धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट चालू हो गए, तो उन नदी अपने साथ पत्थर कंकड़ लेके चलती है ना, तो पत्थर कंकड़ अगर बीच में डिपॉजिट हो गए तो नदी के बीचों बीच में एक आइलैंड टाइप का बन जाएगा। और वो आइलैंड कैसे बना, तो नदी के ही अंदर जो पत्थर कंकड़ बह रहे थे वो जमा होते चले गए वहां, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रिवराइन आइलैंड। तो नदी के लोअर कोर्स में आपको ये रिवराइन आइलैंड्स वगैरह सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये नदन प्लेन की कहानी है जो कि नदियों से बनी हुई है, ठीक, ये नदन प्लेन की कहानी है, ठीक है, जो नदियों से बनी हुई है। क्लियर हुआ, समझ में आया यहां तक, बताओ। पार्टी चाहिए सर आपकी बर्थडे की, पढ़ो, सब पढ़ोगे तो सबको पार्टी दूंगा मैं, पार्टी में एक एक सैंपल पेपर सबको मिलेंगे, पढ़ो जल्दी फटाफट। तो समझ में आया ना ये नदन प्लेन का डिवीजन कैसा है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्या कि नदन प्लेन का आपने फॉर्मेशन देख लिया, उसके फीचर्स देख लिया कि क्या है नदन प्लेन में। फॉर्म अभी डिवीजन तो बताया नहीं, हाँ क्यों बोल रहे हो, हाँ हाँ समझ आ गया, चाटा मारूंगा, अभी तो फॉर्मेशन बताया। अब नदन प्लेन का डिवीजन देखें तो नदन प्लेन को रिवर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो एक हिस्सा जो है मेन, 3 मेन डिवीजन अगर देखें तो एक है पंजाब प्लेन, ठीक है, एक है पूरा का पूरा ये पंजाब प्लेन। नदन प्लेन का जो एक हिस्सा है ये पंजाब प्लेन है। तो इंडस रिवर, ठीक है, और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो इंडस रिवर जो है, तो रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है, तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिलके क्या करती है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिलके अपना क्या बनाती है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती है पूरा का पूरा नदन मतलब पंजाब प्लेन। नदन प्लेन का एक हिस्सा जो कि इंडस रिवर और इंडस रिवर के सखियों ने, चलोरी सखी सबने मिलके बनाया है ना, वो पंजाब प्लेन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि एक रिवर अपने साथ में पूरा सेडिमेंट्स लाएगी, जमा करेगी, उसी से पंजाब प्लेन बना। तो द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। अब क्योंकि इंडस मेजर पार्ट पाकिस्तान में है तो इस रिवर के साथ साथ पंजाब प्लेन का मेजर पार्ट भी पाकिस्तान में लाई करता है। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द्वाब्स। द्वाब्स क्या होता है, दो नदियों के बीच की जमीन, जैसे एक नदी ये है और एक नदी यहां से आ रही है और दोनों नदी यहां पे आके मिल गई है, तो अभी जो बीच की जमीन है ना, ये जो बीच की जमीन है, इस जमीन को कहा जाता है द्वाब। द्वाब क्यों, क्योंकि दो का मतलब तो दो होता है, 2 इज इक्वल टू 2, और आब मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम देखें आब, तो आब का मतलब होता है पानी, ठीक है, तो दो नदियों के बीच, दो पानी के बीच जो जगह है, ठीक है, तो वो द्वाब कहलाता है। अब वैसे ही पंजाब, पंजाब क्यों है, क्योंकि 5 नदियों के बीच की जो जमीन है उसे कहा जाता है पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब प्लेन्स हो गए। अब फिर क्या है, पंजाब प्लेन्स के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी वाला पंजाब प्लेन है। अब यहां से एक रिवर है घाघर, और इस घाघर रिवर से यहां तक लगा लो तीस्ता रिवर तक। तो घाघर रिवर से तीस्ता रिवर तक ये जो पूरा रीजन है, घाघर रिवर से तीस्ता रिवर तक का जो पूरा रीजन है, ठीक है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, घाघर से तीस्ता के बीच में जो पूरा का पूरा सेटअप है इसे कहा जाता है पंजाब गंगा प्लेन्स, ठीक है। घाघर से तीस्ता के बीच में जो पूरा स्ट्रेच है उसे कहा जाता है गंगा प्लेन, क्योंकि गंगा रिवर के बीच में है। तो बिटवीन घाघर एंड तीस्ता स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल,
इज दिस गंगा प्लेन, ठीक है। तीस्ता रिवर यहां तक है यार, सॉरी, ठीक है, यहाँ तो क्या बोलते हैं, अलग रिवर है ना। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये गंगा प्लेन कहलाता है। अब गंगा प्लेन के बाद में जो मेनली ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला रीजन है, ये ब्रह्मपुत्रा रीजन वाला रिवर वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है क्या, इस रीजन को कहा जाता है असम प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहता है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के अराउंड है, मेनली लाइज इन असम। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिवराइन आइलैंड वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर का बेड बहुत बड़ा है, ठीक। ये चैप्टर 3 में जब ड्रेनेज चैप्टर पढ़ोगे तब वहां भी पढ़ोगे। तो 3 मेन डिवीजन है नदन प्लेन के, एक पंजाब प्लेन, एक गंगा प्लेन, एक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। पंजाब प्लेन इंडस रिवर उसके अराउंड, ठीक है। गंगा प्लेन इज बिटवीन घाघर एंड तीस्ता, और ब्रह्मपुत्रा रिवर के अराउंड मेनली इन असम ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। क्या तीनों समझ में आए, बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि ये तो आपका वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन हो गया, लेकिन फिजिकल फीचर्स के हिसाब से भी नदन प्लेन को डिवाइड किया जाता है 4 हिस्सों में, वो अब आगे पढ़ेंगे अपन। बताओ, ऑक्सबो लेक क्या होता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। जैसे जब रिवर पहाड़ से उतर के आती है ना बहुत तेजी से, तो जब रिवर पहाड़ से बहुत तेजी से उतर के आती है, उतर के आती है, उतर के आती है, तो नीचे ऐसे रिवर क्या बनती है, मियांडर्स बनाती है। मियांडर्स मतलब ऐसे लूप्स बनाती है, और यही मियांडर्स में क्या होता है, एक दिन रिवर का कोर्स ऐसा हो जाता है, मियांडर्स बनाती है रिवर्स, और एक दिन क्या होता है, रिवर का कोर्स ऐसा सीधा हो जाता है, ठीक है। ये रिवर का एक दिन कोर्स रुकना, हाँ, मियांडर्स बनाती है, और एक दिन रिवर का कोर्स क्या होता है, ऐसा था तो वो सीधा हो जाता है, लेकिन रिवर का कोर्स एक दिन सीधा हो जाता है ऐसा। तो रिवर का कोर्स एक दिन जब सीधा हो जाता है, तो वो सीधा होने से क्या आपको देखने को मिलता है, ये जो रिवर का रूट सीधा हो गया, तो ये जो लूप बना है, ये लूप क्या कहलाता है, ये जगह तो है नदी की, तो इस नदी की जगह में अब क्या है, पानी भरा रहेगा। तो ऐसे लेक्स जो बनते हैं ना, ऑक्सबो लेक कहते हैं, कि व्हेन अ मेंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर, ठीक है, then the part is filled with the water, and this part of, or this loop of the river which was earlier connected with the main stream is known as ऑक्सबो लेक। समझ गए, इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। चलो अब आ जाओ इधर, नदन प्लेन पढ़ते हैं। अगर रिवर सूख जाए तो नदन प्लेन पर क्या असर पड़ेगा, बहुत बढ़िया क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा है तुमने। समझना मेरी बात, कि नदन प्लेन इसलिए ही है क्योंकि नदियां है, अगर नदियां नहीं होती तो नदन प्लेन्स ही नहीं बनते, और वो नदियों के सूख जाने के बाद में नदन प्लेन्स में बहुत हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या जो कि खेती पर निर्भर करती है, और खेती के लिए पानी जरूरी है, और वो पानी जब अगर नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ग्लेशियर्स को मेल्ट मत होने दो। मैं सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब वीडियो बन गया, एडिट पे गया है वो, कौन सा, कि व्हाट इफ हिमालयाज मेल्ट। तो अगर हिमालयाज मेल्ट हो जाएंगे ना, तो उसके कितने ही नुकसान होंगे, और हिमालयाज और नदन प्लेन की नदियां कब सूखेगी, जब हिमालयाज पिघल जाएंगे पूरे। तो हिमालयाज को भी पिघलने नहीं देना अपने को। समझे, क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नदन प्लेन को लेकिन आप 4 और रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो। जो 4 रीजन्स कौन कौन से, भाभर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है। तो नदन प्लेन को डिवाइड किया जाता है 4 और रीजन्स में, भाभर, तराई, भांगर और खादर। इन 4 रीजन्स में और डिवाइड किया जा सकता है नदन प्लेन्स को। अब ये 4 रीजन्स कैसे हैं वो समझना। ये 4 रीजन्स कैसे हैं, तो जब नदी पहाड़ से उतरती है, अच्छे से समझना बाबू, हाँ, जब नदी पहाड़ से उतरती है तो बहुत स्पीड में आती है, पत्थर को तोड़ते फोड़ते लाती है, जैसे ये नदी जो है तो लहर है, ठीक है। पहाड़ से टकराएगी तो पहाड़ के पत्थर उछाल देगी, ठीक है। तो नदी ऐसे पहाड़ मतलब ऐसे टप्पे नहीं खाएगी नदी, लेकिन जब पहाड़ वहां से टकराएगी तो नदी क्या करेगी, पहाड़ को तोड़ते हुए लाएगी। तो नदी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आती है, दिख रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, ये बड़े बड़े बोल्डर्स नदी यहाँ पे जमा कर देती है। और नदी की जो मेन स्ट्रीम रहती है वो इन पत्थरों के नीचे से बहती है। नदी की जो मेन स्ट्रीम रहती है वो तो पत्थरों के नीचे से बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, ठीक है। नदी की जो मेन स्ट्रीम है वो पत्थरों के नीचे से बहती रहती है। तो हिमालयन मतलब हिमालयास की अगर बात करें तो हिमालयास से जो रिवर ओरिजिनेट हुई है
वो ओरिजिनेट अपने साथ में बोल्डर्स वगैरह लेके आई है, पत्थर वगैरह लेके आई है, ठीक है। और ये बोल्डर्स वगैरह जो है तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं और नदी उनके नीचे से बहती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे नदन प्लेन जो है, तो इस प्लेन एरिया में ऐसा नहीं तुरंत आते से यहां से प्लेन चालू हो जाएगा, ठीक है। जब हिमालयाज के वहां से नदियां उतर के आती है तो व्हेन द स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है, तो जो इनिशियल पार्ट आएगा उस इनिशियल पार्ट को कहा जाता है भाबर। फर्स्ट ये रहा, ठीक है। जो इनिशियल पार्ट आएगा उस फर्स्ट इनिशियल पार्ट को क्या कहा जाएगा, अबे चल जा, उस फर्स्ट इनिशियल पार्ट को कहा जाएगा भाबर। एक नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। तो अगर ये पूरा नदन प्लेन है तो इस पूरे नदन प्लेन में से एक 8 से 16 किलोमीटर का ये जो बैंडविड्थ है, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर का ये जो बैंडविड्थ है, ठीक है, इसे कहा जाता है भाबर, ठीक है, भाबर रीजन। जहां पे क्या है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि रिवर्स डिसअपियर, गायब हो जाती नदी। गायब कुछ नहीं होती क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पड़े तो उन पत्थरों के नीचे से सरसर जा रही होती है। तो ये भाबर रीजन है, ठीक है। लाइज अलोंग शिवालिक, तो ये शिवालिक माउंटेन के जस्ट फुटहिल्स पे, फुटहिल्स मतलब माउंटेन्स के एकदम पैरों तले आपको क्या देखने को मिल रहा है, भाबर रीजन होता है। अब क्या होता है, जो नदी पत्थरों के नीचे छुप के चल रही थी, कब तक छुपेगी वो नदी, फिर क्या होती है, री इमर्ज होती है, ठीक है। लेकिन अभी नदी को प्रॉपर रास्ता नहीं मिला है, तो नदी जब री इमर्ज होती है तो एक ऐसा वेट स्वाम्पी एरिया जहां पानी पानी है पूरा, ठीक है, दलदली इलाका जो है, तो वो जो वेट स्वाम्पी एरिया होता है जहां नदी री इमर्ज हो रही है, पत्थरों के नीचे से निकल के आ जा रही है वापस, ठीक है। तो साउथ ऑफ भाबर, ऐसा समझो उसको कि माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो पहले भाबर रीजन आएगा ऐसा, और फिर भाबर रीजन के और थोड़ा साउथ चलेंगे अपन, तो ये वाली रीजन जहां पे नदी रीअपियर हो रही है, इस रीजन को क्या कहेंगे, तराई रीजन। समझ रहे हो ना। कनेक्ट करते चलना बेटा, सारा गेम पूरा विजुअलाइजेशन का है। अगर ज्योग्राफी में तुम आंख बंद करके विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ज्योग्राफी की पढ़ाई छोड़ दो तुम, समझे, अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो। क्लियर हुआ। क्लाइमेट लेसन आएगा बेटा, अभी इसके बाद ड्रेनेज आएगा, ड्रेनेज के बाद क्लाइमेट भी आएगा, सारे चैप्टर्स आएंगे, घबराओ ना को। समझ गए, विजुअलाइज कर रहे हो ना, हाँ गुड। तो तराई रीजन में क्या होता है, रिवर्स री इमर्ज हो गई, फिर से ऊपर आ गई, है ना। अब ये जो तराई रीजन है, तो यहां पे क्या आता है कि स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट वेट, गीला गीला पूरा स्वाम्पी एरिया, मार्शी रीजन जहां पे पेड़ पौधे उग रहे हैं वो सारा, तो वेट स्वाम्पी रीजन यहां पे आ जाता है। मार्शी लैंड है, एकदम दलदली इलाका है, पेड़ वेड़ लगे हुए वो, ठीक है। मार्शी रीजन, फॉरेस्ट आर क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। और इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जंगल थे पहले, तो जंगल वंगल को छाट दिया गया, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो अब लोग रहने आए ना, तो कहां रखोगे, तो फिर वो सब सारे लोग जो रहने आए पाकिस्तान वगैरह से भी, तो वो तराई रीजन में सेटल होते चले गए, धीरे धीरे उन्होंने लैंड को रिक्लेम करते चले गए, जंगल वंगल साफ हो गए, खेती वेती के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब क्या है, अब नदी एक तरह से एक प्रॉपर रूट में आएगी, अब नदी प्रॉपर रूट में आएगी। जैसे मान लो कि ये नदी ऐसी है, तो नदी, अब ये नदी रीइमर्ज हो गई, रीइमर्ज होकर ऐसे पूरा घूम के एक घूम के चक्कर लेके नदी का ये रूट बन गया, है ना, ये नदी का रूट बन गया। तो जो नदी का बेड है, जहां पे नदी में पानी ज्यादा रहता है, तो क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो नदी अपने बेड को बढ़ाती है, फिर घटाती है, बाढ़ आती है, बढ़ाती है, घटाती है। तो नदी के पास वाला हिस्सा जो है ना, ये जो नदी के पास वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है खादर, ठीक है। ये हिस्सा ऐसा है जो हर साल रिन्यू होता है, बाढ़ के पानी से हर साल रिन्यू होता है, इस हिस्से को कहा जाता है खादर। और खादर से थोड़ा और दूर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है भांगर, ठीक है। तो दोनों ही एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, मतलब मिट्टी जो है नदी के आसपास की, वो मिट्टी उस एरिया को बना रही है खेती करने के लिए। लेकिन जो एकदम नदी के पास वाला एरिया है, जो बाढ़ आती है तो नदी का पानी वहां तक पहुंच जाता है, तो उस खेत में वापस मिट्टी आ जाती नहीं, वो फिर नदी नॉर्मल हो जाती है, तो नई मिट्टी हर साल एड ऑन होती है खादर रीजन में। और भांगर रीजन कौन सा है, एरिया विच इज फार फ्रॉम द रिवर बेड, थोड़ा रिवर बेड से जो दूर है, जो हर साल रिन्यू नहीं होता है, वो भांगर होता है, ठीक है। तो भाबर, तराई, भांगर, खादर, इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर आपको ये भी आपको देखने को मिलता है 4 डिवीजन नदन प्लेन्स के, ठीक है। तो भांगर इज ओल्ड एल्यूवियम लाइज अबव फ्लड प्लेन्स, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसके ऊपर वाला जो रीजन है उसे कहा जाएगा भांगर। प्रेजेंटेड टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। मैं इसका आपको थोड़ा विजुअलाइज भी अगर करवाऊं तो ऐसे विजुअलाइज कर लो, देखो कैसे, कि मान लो कि जैसे ये नदी है, ठीक है, मान लो ये नदी है, फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, ऐसा बना दिया मैंने, ये नदी है। अब क्या होगा ना, नदी का जो बेड है, तो ये नदी का बेड है, लेकिन एक पॉइंट पे आके नदी का बेड ऐसा ऊंचा रहेगा, क्यों, क्योंकि बाढ़ का पानी, जब बाढ़ आएगी तो नदी यहां तक ही एक्सटेंड करेगी ना, कहां तक, एक जब बाढ़ आएगी तो नदी, हाँ, जब बाढ़ आएगी तो नदी यहां तक मैक्सिमम एक्सटेंड करेगी,
इससे ऊपर थोड़ी ना पानी चढ़ जाएगा नदी का, और जब बाढ़ चले जाएगी तो नदी वापस अपने नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी। जब बाढ़ चले जाएगी तो नदी वापस अपने नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी, है ना, बाढ़ चले जाएगी तो नदी अपने नॉर्मल कोर्स में। तो ये वाला जो रीजन रहेगा फ्लड प्लेन के पास वाला, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा खादर, क्योंकि यहां तक पानी हर साल आता है और रिन्यू होता है, तो एक खादर है और ये भांगर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो, न्यू फर्टाइल सॉइल खाद रहता है तो खादर, ओल्ड पुरानी भंगार तो वैसे भांगर, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। क्लियर हुआ? तो गाइस दिस वाज द नदर्न प्लेन्स। अब नदर्न प्लेन्स के क्वेश्चन का आंसर दो, और नदर्न प्लेन्स समझ में आया तो बताओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? गंगा प्लेन, इंडस ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ओके ओके, मिल गया मुझे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ सर। अभी तो भांगर है, तो वो पहले तो खादर था ना लाला ना, वो हमेशा से ही रिवर से दूर रहा है वो रीजन, वहां पे तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले गए। समझ में आया? मतलब कुछ रोल डाउन करके आ गए, कुछ ऐसे आ गए, रिवर नहीं लेके आई उन सेडिमेंट्स को। ठीक है, तराई का मतलब क्या है? सिद्धांत सुनो, कि जहां वो क्या बोलते हैं, भाभर बेल्ट था ना पत्थर वाला, उसके बाद में हमेशा पत्थर पत्थर तो चलते नहीं रहेंगे। जब रिवर्स रीइमर्ज हो जाएगी ना, तो रिवर को भी कोई रास्ता नहीं मिला, तो रिवर एक शीट ऑफ वाटर की तरह बहती चलेगी, तो वो पूरा वेट एरिया है, गीला गीला। ठीक है, सीरत समझ में आया? तराई, 3, 2, 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। 49% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, देखो क्या है ना, कि जो इंडस ट्रिब्यूटरीज जो है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती बाबू, हिमालय से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वेस्टर्न घाट तो नीचे है, साउथ में है ना, तो ये गलत है, बी इनकरेक्ट है। चलो आ जाओ। अब तीसरा फीचर जो है, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, वो है आपका तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपका पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला क्या होता है समझना, एक जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से, 1, 2 और 3, समझना, एक जमीन का हिस्सा जो 1, 2 और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो ये जमीन का हिस्सा है, ये पूरा है ना, एक तरफ, 2 तरफ और 3 तरफ, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस 3 तरफ से घिरे हुए पानी के मतलब इस जमीन के टुकड़े को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है। इस जमीन के टुकड़े को पेनिनसुला कहा जाता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, अब पेनिनसुला प्लेटू का मतलब क्या हुआ? जैसे जो तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो पेनिनसुला प्लेटू कहा है, तो पेनिनसुला प्लेटू का मतलब यह है कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ एक जमीन का हिस्सा, जो कि मेन जमीन से थोड़ा ऊपर है। जैसे प्लेटू का कंसेप्ट ये होता है कि मान लो ये लैंड है पूरी, ठीक है, तो इस लैंड पे अगर कोई ऐसा हिस्सा है ना जो मेन जमीन से उठा है लेकिन ऊपर जाके टेबल टॉप है, जैसे टेबल होती है, टेबल क्या है? टेबल आप देखोगे तो आपके स्कूल की फ्लोर ये है, लेकिन फ्लोर के ऊपर उठ के फिर फ्लैट एरिया हो गया, तो ये होता है प्लेटू। ठीक है, ये होता है प्लेटू रीजन, इसको कहा जाता है प्लेटू रीजन, कि टेबल टॉप लैंड, ठीक है, विच इज एलिवेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बट इज फ्लैट ऑन द टॉप। तो ऐसे टेबल टॉप लैंड को प्लेटू कहा जाता है। तो ये जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है, तो ये पेनिनसुला हिस्सा नदर्न प्लेन से ऊपर उठा है हल्का सा, ठीक है, और ऊपर आके फिर बराबर है, तो इसे पेनिनसुला प्लेटू कहा जाता है। समझ में आ गया? इसे पेनिनसुला प्लेटू कहा जाता है। एक और रीजन है इसके प्लेटू होने का कि इसके दोनों तरफ माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, तो माउंटेन के बीच में जो एरिया है पूरा फ्लैट है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन ने वॉल्केनो ने क्या कर दिया, लावा भर दिया पूरे में, तो ये ऊपर टेबल टॉप फ्लैट है लेकिन मेन जमीन से उठा हुआ है, तो इसलिए प्लेटू है, और 3 तरफ पानी से घिरा है जमीन का हिस्सा, इसलिए पेनिनसुला है। पेनिनसुला प्लेटू, समझ में आया? बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया? अप्पू हाथी, हाँ अप्पू हाथी, ये लो। अरे यार अप्पू हाथी ने आजकल फुग्गे बनाना बंद कर दिए हैं। अप्पू हाथी बोल रहा है कि बिना पैसे दिए दिहाड़ी करवाते हो, बच्चों से मजे करवाते हो क्लास में, मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो अप्पू हाथी थोड़ा नाराज है, बलून नहीं बन रहे उसमें, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी लेट्स ट्राई। बन गए बन गए बन गए। 9th क्लास के बच्चे पसंद है अप्पू हाथी को। 10th क्लास में बलून नहीं बना रहा था आज। चलो ठीक है, ओके गाइस, ये लो। अबे छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होता, चुपचाप पेनिनसुला प्लेटू पढ़ लो, चैप्टर कंप्लीट होगा तब छुट्टी होगी।
क्लियर? आपका पेन जो है दो कलर से क्यों लिखता है? गिरगिट है रंग बदलता है गिरगिट। चलो, तो अब पेनिनसुला प्लेटो अपन ने समझ लिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑन द अर्थ। क्योंकि देखो क्या है, दो प्लेट्स थी, दो प्लेट्स टकराई तो हिमालयाज बने, हिमालयाज बने तो वहां से जब नदी उतर के आई तो नदन प्लेन बने। लेकिन इन सब के बनने से पहले ये जो प्लेट थी, तो इस प्लेट का ये जो हिस्सा था, यही हिस्सा पेनिनसुला प्लेटो है ना? समझे नहीं समझे? देखो तुम जरा, अगर मैं तुम्हें समझाऊं यहां पे, तो बहुत गहरी गूढ़ ज्ञान बता रहा हूं, एक बार ध्यान रखना कि ये हिमालयास कब बनोगे? जब प्लेट टकराई होगी। नदन प्लेन कब बना होगा? टकराने के बाद में जो गड्ढा था उसमें जब मिट्टी भरी होगी। लेकिन इन सब के होने से पहले ये वाला हिस्सा तो था, यही आके तो टकराया ना, टक्का करके। तो नदन प्लेन्स जो है, जो नॉर्थ सॉरी जो पेनिनसुला प्लेटू जो है, तो ये पेनिनसुला प्लेटू इसीलिए क्या कहा जाता है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। हिमालयाज और नदन प्लेन्स के बनने से पहले से कोई अगर था तो वो ये वाला हिस्सा था, पेनिनसुला प्लेटू वाला हिस्सा था, पेनिनसुला प्लेटू वाला हिस्सा था। समझ गए? पेनिनसुला प्लेटू वाला हिस्सा था। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑन अर्थ, अ टेबल लैंड क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जैसे पहले कहानी थी पेंजिया और पेंथलासा की, लव स्टोरी बताता हूं। तो क्या होता कि पेंथलासा समुद्र था, पेंजिया जो था तो लैंड हिस्सा था। वो लैंड हिस्सा जब टूटता चले गया, तो टूटने के बाद अलग अलग पार्ट में गया, तो जो गोंडवाना लैंड थी, उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा था आज का पेनिनसुला प्लेटू, मतलब पुरानी लैंड की बात की जा रही है। ठीक है? तो दी प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो हिल्स बहुत ऊंची ऊंची नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो हिल्स थी ये कभी ऊंची रही होगी, तो अब बहुत पुरानी होगी, तो सब राउंडेड हिल्स है, मतलब उनकी जो नोक थी वो राउंड हो गई। ठीक है? तो राउंडेड हिल्स हैं, शैलो वैलीज हैं, बहुत गहरी वैलीज नहीं है, शैलो वैलीज है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ ही नहीं है। एंड दिस पेनिनसुला प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जो है तो सेंट्रल हाईलैंड के को समझेंगे अपन, और डेक्कन प्लेटू जो है तो डेक्कन प्लेटू को समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि पेनिनसुला प्लेटू जो है, तो पेनिनसुला प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो दो पार्ट कौन कौन से पेनिनसुला प्लेटू के? देखो, तो एक है ये वाला पार्ट जिसे कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और एक है डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है, तो ये वाले हिस्से को कहा जाता है डेक्कन प्लेटू। तो पेनिनसुला प्लेटू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो अपन पहले सेंट्रल हाईलैंड पढ़ते हैं, समझ गए ना? सेंट्रल हाईलैंड मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा पढ़ेंगे। गॉट माय पॉइंट? सेंट्रल हाईलैंड मतलब ऊपर वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको, तो तुम्हें थोड़ा आसान रहेगा। चलो पहले पढ़ लो, या पहले ऐसे बता दूं, पहले पढ़ देता हूं, फिर तुम्हें उससे मैप पे समझाऊंगा। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? तो सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन, तो दी सेंट्रल हाईलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, इंक्लूडिंग दी मालवा प्लेटू बाउंडेड बाय विंध्या, सतपुड़ा एंड अरावली रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस है कुछ जिसने घेर के रखा है सेंट्रल हाईलैंड को। इस सेंट्रल हाईलैंड में आपको रिवर्स देखने को मिलेगी। कौन कौन सी रिवर्स देखने को मिलेगी? तो रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी नदियां जो है ना, तो दे फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, शोइंग द स्लोप ऑफ लैंड। तो चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी रिवर्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट से सॉरी जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो जो स्लोप दर्शाती है, ये भी समझाऊंगा मैं। प्लेटू इज वाइड इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, एक्सटेंडिंग टू बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड द फर्दर छोटा नागपुर प्लेटू ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ये सेंट्रल हाईलैंड की कहानी है। अब आ जाओ तुम्हें मैं सेंट्रल हाईलैंड मैप पे समझाता हूं। अबे ये क्या हो गया? नए पेज ऐड हो गए, जूम करना था। ये ब्लर दिख रही होगी इमेज थोड़ी, यहां स्क्रीनशॉट क्योंकि ब्लर हो गया। अब देखो क्या है, तो एक नदी है, ठीक है, एक नदी है जो नमामि देवी नर्मदे है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। ये मध्य प्रदेश से एक नदी बहते हुए जाती है जिस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है? तो ये नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा, इसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। अब इस नर्मदा रिवर भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो जैसे इधर एक ऊपर विंध्या माउंटेन रेंजेस है, ये एक सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ठीक है? तो विंध्या माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में नर्मदा है, और नर्मदा के ऊपर वाला एरिया जो है तो उसे कहा जाता है पूरा का पूरा मालवा प्लेटू। अब ये मालवा प्लेटू वेस्ट में कहां तक गया है? अरावली माउंटेन्स तक। अरावली माउंटेन अभी न्यूज में है ना, सुन रहे हो तुम, राजस्थान में जो है, तो अरावली माउंटेन के वेस्टर्न साइड तो पूरा डेजर्ट है, ईस्टर्न साइड जो है तो वो थोड़ा हरा भरा वो है राजस्थान। ठीक है? तो ये अरावली माउंटेन रेंज, तो ये आप अगर इसकी बाउंड्रीज देखोगे सेंट्रल हाईलैंड की, तो वेस्ट में अरावली रेंज है, साउथ में उसके विंध्याचल माउंटेन रेंज है, विंध्याचल सतपुड़ा जो है ये माउंटेन रेंज है। अगर आप ईस्टवर्ड और आओगे थोड़ा सा, तो ईस्टवर्ड जैसे यहाँ पे प्लेटू आ गया एक और, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह।
अब इस सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में क्या है ना, रिवर्स है कुछ कुछ, जैसे चंबल रिवर है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध, ये सारी रिवर्स है। तो ये जो रिवर्स है ना, ये रिवर्स पता है इधर साउथ में फ्लो नहीं कर रही है, ये रिवर्स क्या हो रही है, उधर नॉर्थ में फ्लो कर रही है। तो आप बोलोगे बड़ी अजीब नदियां हैं, क्यों क्यों क्योंकि आप ऐसे देखोगे अगर, तो ऊपर से गंगा आ रही है, ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे देखोगे तो ऊपर से गंगा रिवर, अरे ऊपर से जैसे आप देखो गंगा रिवर आ रही है, जमुना रिवर आ रही है, यमुना रिवर आ रही है, सारी रिवर्स आ रही है। अब ये रिवर्स ऊपर से आ रही है किधर की तरफ, जैसे आप देखोगे नॉर्थ से साउथ, क्योंकि हिमालय हैं तो ऐसी आ रही है नदियां, तो ऐसी। अब आप बोल रहे हो ये रिवर भी लेकिन ऐसी जा रही है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी रिवर्स ऐसी जा रही है। तो ऐसा क्या, ऐसा गड्ढा है क्या ऐसा, ठीक है, ऊपर से रिवर इधर आ रही, इधर से इधर आ रही, जी हाँ, क्योंकि ये नदन प्लेन में रिवर्स है। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, तो सेंट्रल हाईलैंड का पता है, जैसे अगर मान लो कि ये ऐसा फ्लैट सरफेस है, इसको मैं इधर से ऐसा उठा दूं हल्का सा, तो अब अगर मैं यहां पानी डालूंगा तो पानी इधर जाएगा बह के, तो साउथ वेस्ट से उठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह के जा रहा है। तो ये जो साउथ वेस्ट से उठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह के जा रहा है, ये जो पानी जो बह के जा रहा है, तो ये पानी क्या दर्शाता है, ये पानी स्लोप दर्शाता है। दिस इंडिकेट्स द स्लोप, कि अगर रिवर साउथ वेस्ट से इधर जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो दिस इंडिकेट्स द स्लोप। तो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, इस कारण से रिवर ऐसे फ्लो करते जा रही है, समझ गए, तो रिवर ऐसे फ्लो करते जा रही है। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्लेटूज हैं और भी, जैसे मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, और ये वेस्ट में थोड़ा ब्रॉड है सेंट्रल हाईलैंड, ईस्ट में आते आते जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट में आके, तो इस तरह से कह सकते हैं ना, ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा नैरो है और वेस्टर्न साइड में सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा सा ब्रॉड है। क्या सेंट्रल हाईलैंड क्लियर हुआ, बताओ, क्या सेंट्रल हाईलैंड क्लियर हुआ, हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ सेंट्रल हाईलैंड में, फिर अपन पढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है, स्लोप वाली चीज समझ में आई। अब छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाओ, बहुत मारता हूं मैं, बताइए, इंटरनेट स्लो व्लो कुछ नहीं, इंटरनेट सही चल रहा है, झन्नाट। लेक के बीच में जो आइलैंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टापू मतलब आइलैंड ही कहेंगे, लेक के बीच में अगर रहेगा तो उसको आइलैंड ही कहेंगे ना बेटा, रिवर के बीच में जो रहता है उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। हाँ, दामोदर रिवर क्या है, तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में यहां पे दामोदर रिवर फ्लो करती है, ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है, तो यहां पे दामोदर रिवर फ्लो करती है, ठीक है, ये दामोदर रिवर यहां फ्लो करती है, ठीक, ये दामोदर रिवर यहां फ्लो करती है। तो ये तो हो गया आपका क्या, अबे ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड। अब आते हैं डेक्कन प्लेटू पे। डेक्कन प्लेटू क्या है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, नर्मदा रिवर के साउथ में जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है नर्मदा रिवर के जो साउथ का पूरा पार्ट है, इस साउथ के पूरे पार्ट को कहा जाता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्यों कहा जाता है, देखो, तो ये डेक्कन प्लेटू जो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है विच इज सैंडविच्ड बिटवीन दी वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है, तो इन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच्ड एरिया जो ये लिखा भी है, ये जो एरिया है इसे डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, समझ गए। तो अब डेक्कन प्लेटू जो है ना, डेक्कन प्लेटू को वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कंटेक्स्ट में समझना है। तो द डेक्कन प्लेटू इज ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है, द नदर्न प्लेस इज फ्लैंक्ड बाय द सतपुड़ा रेंज। तो इस डेक्कन प्लेटू पे ये जो सतपुड़ा रेंज है इसका नॉर्थ का पॉइंट बन गई, इसके नीचे से डेक्कन प्लेटू चालू होता है, ठीक है, इसके नीचे से डेक्कन प्लेटू शुरू होता है। महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज from its forms its eastern extension. The plateau is higher in the west and gently sloped towards the east. A northeastern extension includes Meghalaya plateau, ठीक है, Karbi Anglong plateau and North Chachar hills, ठीक है, तो North Chachar hills, तो ये इसका एक्सटेंशन है जो अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें। It is separated from छोटा नागपुर plateau by a fault. The three major hill ranges are Garo, Khasi, Jaintia hills. अब अगर तुम आओगे डेक्कन प्लेटू के केस पे, तो डेक्कन प्लेटू का केस समझना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि सतपुड़ा माउंटेन्स के साउथ से, मतलब डेक्कन प्लेटू का नदर्न बॉर्डर जो है सतपुड़ा रेंज हो गया, ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में फंसा हुआ है, डेक्कन प्लेटू। अब इस डेक्कन प्लेटू के अगर आप ईस्ट में और चले जाओगे ना, तो आपको हिल्स मिलेंगी, कौन कौन सी हिल्स, तो हिल्स सच एज, जैसे अगर आप देखेंगे तो महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज जो है, तो
ईस्टर्न साइड में आप जैसे जाओगे तो महादेव, ठीक है, महादेव, कैमूर, मैकाल, तो ऐसी माउंटेन रेंजेस जो है तो इसको कवर करते आ रही है। अब यही डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन पता है नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में जो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है ना, इन गारो, खासी, जयंतिया हिल्स को डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट माना जाता है। लेकिन बीच में एक फॉल्ट लाइन है, और जिस फॉल्ट लाइन से आपको देखने को मिलता है नदी जो है ना, कौन सी, गंगा नदी जो है वेस्ट बंगाल वगैरह में फ्लो करती है, तो बीच में जैसे क्या है ना कि ये प्लेट के अंदर बीच में एक फॉल्ट लाइन है, तो इस कारण यहां डिप्रेशन और यहां इसी कारण से नदी आपको देखने को मिलती है। तो ये नदियां इसी कारण से बीच में आती है, बांग्लादेश में और इंडिया में जो गंगा है, ठीक है, भागीरथी, हुगली है, तो बीच में एक फॉल्ट लाइन है, मतलब एक गैप है। लेकिन गैप के बावजूद भी ये डेक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स इन दी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कर्बी एंगलोंग पेनिनसुला वगैरह जो है तो वो सब इसी का पार्ट है। डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन विच इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या है कि प्लेट्स के बीच में अगर जॉइंट है और गैप है तो उसको फॉल्ट कहा गया है। क्लियर हुआ? तो ये डेक्कन प्लेटू की कहानी है। अब ये डेक्कन प्लेटू जो है तो इट इज फ्लैंक्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच बना हुआ है। देखो, तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे क्वेश्चन बनता है कि इनका डिफरेंस लिखो। समझ में आया यहां तक? अब गुड नाइट नहीं करना है, अभी रुक जाओ, 2-3 टॉपिक और बचे हैं। इसमें है ना क्या होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्ट्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आजा, गुलू गुलू कर दूं तुम्हें। सुनो मेरी बात, अच्छे से समझो। गहरी सांस लो, गहरी सांस, और गहरी, रोक मत लेना, निकालना भी है, ठीक है। गहरी सांस लो, रिलीज करो। हम हिमालयास पढ़े, सिंपल चीज, हिमालयास का एक डिवीजन हमने हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक देखा, ऐसे याद रहना चाहिए बस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एक वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी था रिवर्स के हिसाब से, तो रिवर्स के हिसाब से अपन ने देख लिया कि पंजाब हिमालयाज है, ये है, वो है, वो, ठीक है। कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज। नदर्न प्लेन्स पे आए अपन, मतलब पूर्वांचल भी पढ़ा, नदर्न प्लेन्स पे आए, तो नदर्न प्लेन्स में अपन ने क्या देखा, नदर्न प्लेन्स का एक रिवर के हिसाब से वो है, तो जैसे आपने देख लिया क्या कि एक पूरा का पूरा पंजाब प्लेन है, एक गंगा प्लेन है, एक ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ठीक है, वो हो गया। फिजिकल फीचर्स के हिसाब से भाबर, तराई, खादर, भांगर, ये एक डिवीजन है नदर्न प्लेन का, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब अपन आए किस पे, पेनिनसुला प्लेटू पे। तो पेनिनसुला प्लेटू के ब्रॉड 2 डिवीजन है, एक सेंट्रल हाईलैंड है और दूसरा क्या है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है डेक्कन प्लेटू। तो अगर आप सेंट्रल हाईलैंड की बात करें अपन, तो सेंट्रल हाईलैंड में अपन ने क्या देख लिया कि जो नर्मदा के ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसमें मालवा प्लेटू आ गया, ये सब। अब ये नाम याद रखना होंगे, ये ही तो डिफिकल्ट टास्क है बस। और ये कब याद होंगे, जब आप बार बार पढ़ोगे। तो अरावली वेस्ट में है, फिर मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, ये वो, छोटा नागपुर प्लेटू भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में बड़ा है, ईस्ट में आते हुए थोड़ा नैरो हो जाता है। सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप ऐसा है, साउथ, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ विजुअलाइज दिमाग में कर रहा हूं, शब्द बोलते जा रहा हूं। आपको भी वही करना है, ठीक है। प्यार से हो जाएगा मेरे लाल, 2-4 बार बुक पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि सर बहुत सारे नाम आ रहे, बहुत सारे नाम, तो ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि आपको नाम को विजुअलाइज करना है बस। नाम ध्यान में नहीं हो रहा तो ऐसे भी विजुअलाइज करो, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, वो भी कर लोगे तो वो भी चल जाएगा। नाम बाद में याद कर लेना, लेकिन कहानी विजुअलाइज होना चाहिए। तो अब डेक्कन प्लेटू जैसे अपन ने पढ़ा, तो 2 पहाड़ की रेंज है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उनके बीच में डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू जो है तो वो ऐसा झुका हुआ है, मतलब जैसे आप क्या देखोगे तो डेक्कन प्लेटू पे अधिकतर रिवर्स ऐसी चल रही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी रिवर कहां है, वेस्ट से ईस्ट आ रही है। क्यों आ रही है भाई साहब? अगर ये मैं यहाँ पे पानी यहां से डालूंगा तो यहीं जाएगा, अगर पानी अब यहां पे डालूंगा तो ऐसे जाएगा, क्योंकि स्लोप ऐसा हो गया, तो जिधर स्लोप होगा पानी उधर जाएगा। तो अगर रिवर्स इस तरफ जा रही है तो स्लोप इस तरफ है, ठीक है। अगर रिवर इस तरफ जा रही है तो स्लोप इस तरफ है ना। अगर रिवर इस तरफ जा रही है तो स्लोप इस तरफ है कि नहीं? हाँ बोलो। तो दैट इज द स्टोरी, दैट इज द स्टोरी, दैट इज द केस। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट अपने को पढ़ना है। तो ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट का पूरा एक रेंज, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट का पूरा रेंज। आपको क्या देखने को मिल रहा है इमेज में कि वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस रेंज है, और वेस्टर्न घाट है ना कोस्ट लाइन के एकदम पास में है। ईस्टर्न घाट जो है ना तो डिसकंटिन्यूड रेंज है, ये इतना बड़ा है, फिर ये इतना बड़ा है, फिर ये इतना बड़ा है। तो ईस्टर्न घाट क्या है ना, डिसकंटिन्यूड रेंज है। अब ये डिसकंटिन्यूड रेंज जो है तो इसके बीच बीच में ब्रेक्स है। क्यों ब्रेक है पता है? क्योंकि ये नदियां जो है ना बीच बीच में आके अपना क्या कर रही है, अपना डेल्टा वगैरह बना लेती है, अपने आप को फैला लेती है ना। तो नदियों के कारण ईस्टर्न घाट थोड़ा डिसकंटिन्यूड है और समुद्र के पास से थोड़ा पीछे है, मतलब कोस्टल लाइन से थोड़ा पीछे ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में आपको यहाँ प्लेन मिल जाएगा और इस कारण ईस्टर्न घाट में खेती होती है। वेस्टर्न घाट में प्लेन एरिया बहुत कम मिलता है, तो यहाँ खेती नहीं होती है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये रटना नहीं है, ये तो खुद लॉजिक लगा के आप ये मैप देख के इतनी चीज एनालाइज कर सकते हो ना। बताओ
ठीक है दक्ष, समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है घाट में, मैंने सिर्फ एक मैप के साथ खेला है, मैप को मैंने एनालाइज किया है, समझे? डिसकंटिन्यूड रेंज का मतलब क्या है कि देखो इसमें बीच बीच में आपको ब्रेक्स देखने को मिल रहे कि इतनी पहाड़ चली, फिर इतनी पहाड़ चली, फिर इतनी पहाड़ चली। और ब्रेक्स क्यों? क्योंकि बीच बीच में नदियां आ रही हैं, है ना, नदियां जो अपना रूट बना रही है टू मूव इनटू द ओशियन, बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ इतना? रिट्रीट ऑफ मॉनसून का मतलब होता है बाबू कि बारिश का लौट जाना, ठीक है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून बारिश का लौट जाना कहलाता है। तो जब क्या बोल सकते हैं ना कि बारिश खत्म हो रही होती है और अक्टूबर नवंबर का जो महीना रहता है तो उसमें रिट्रीटिंग मॉनसून वाला वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक। तो फ्रॉम दी वेस्टर्न एज टू दी डेक्कन प्लेटू रन अ पैरेलल ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ये वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू जो है, ये डेक्कन प्लेटू बीच में है, तो इस डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न एज है, तो इस वेस्टर्न एज के पैरेलल आपको क्या देखने को मिल रहा है? वेस्टर्न मतलब डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज में आपको देखने को मिल रहा है जो चलता है आपका, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट और डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज में है वो आपका वेस्टर्न घाट कहलाता है। कंटिन्यूस रेंज क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस लाइक ताल भोर एंड पाल घाट। अब ये क्योंकि कंटिन्यू रेंज है तो इसमें घाट से ही आप क्रॉस कर सकते हो, कंटिन्यू रेंज है तो इसको आप घाट से ही क्रॉस कर सकते हो सिर्फ, ठीक है, घाट से ही क्रॉस कर सकते हो। हायर देन ईस्टर्न घाट, अब हाइट जो है ना, तो हाइट में वेस्टर्न घाट बड़ा है, ऊंचा है, किससे? ईस्टर्न घाट से, ठीक है। इट कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल, अब वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या है? क्योंकि इधर से बारिश वाले क्लाउड्स आते हैं ना, नॉर्थ जैसे साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स आती है, अब पहाड़ क्या है ना, पहाड़ ऐसे खड़े रहते हैं डूट की तरह, क्या है भाई, तो जो मानसून लेडन विंड्स आती है तो विंड्स टकराती है, टकराने के बाद में पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, तो जैसे जैसे विंड्स पहाड़ पे चढ़ेगी थक जाएगी तो वो वहीं गिर जाएगी। मतलब कि मैं देखो विजुअलाइज करवा रहा हूं, तो ये माउंटेन पे जब ये विंड्स चढ़ती है ना, मॉइस्चर वाली विंड्स, तो ये मॉइस्चर वाली विंड्स जब पहाड़ पे चढ़ती है तो वो चढ़ेगी तो थक जाएगी तो गिर जाएगी। तो इस कारण क्या होता है? बारिश होती है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, इस कारण वेस्टर्न घाट में बारिश होती है। और इस बारिश को, जो पहाड़ के अटक जाने से जो बारिश होती है, उस बारिश को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ में आया? उस बारिश को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल बाय लॉकिंग रेन बियरिंग विंड्स, तो जो रेन बियरिंग विंड्स है उनको लॉक कर लेती है कि कहां जाओगी, और इस कारण से जो बारिश होती है उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है, ठीक है, उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाईएस्ट पीक्स आर अनाईमुडी पीक एंड डोडा बेटा पीक, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज की हाइट जो है ना स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। कैसे स्लोली ग्रेजुअली हाइट इंक्रीज होती है? तो आप देखोगे तो नॉर्थ से अगर आप चलना शुरू करोगे तो नॉर्थ में थोड़े छोटे माउंटेन होंगे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो साउथ की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हाइट इंक्रीजेस। तो जो हाईएस्ट पीक है वो केरला में है अनाईमुडी पीक, ठीक है। अनाईमुडी पीक जो है तो 2637 मीटर की जो है अनाईमुडी, सॉरी 2695 मीटर की जो पीक है अनाईमुडी, वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा भी यहां पे है, अनाईमुडी भी यहां पे है, ठीक है, डोडा बेटा अनाईमुडी पास में है। तो ये हाईएस्ट पीक हो गई वेस्टर्न घाट की। फेमस हिल स्टेशन जैसे ऊटी वगैरह है ना, उदोग मंगलम और कोडाई कनाल, तो ये कुछ फेमस पीक्स है वेस्टर्न घाट की। अब आ जाओ ईस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट हो गया, अब ईस्टर्न घाट पे आ जाओ। तो फ्रॉम द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो ये जो डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न एज है, ये ईस्टर्न एज पे और ईस्टर्न कोस्टल लाइन के थोड़ा पीछे ईस्टर्न घाट की रेंज है, ठीक है। स्ट्रेच फ्रॉम महानंदी वैली टू नीलगिरी हिल्स, तो यहां पे आके मर्ज हो जाते हैं, तो नीलगिरी हिल्स तक स्ट्रेच होता है फ्रॉम महानंदी वैली, यहां से यहां तक ये ईस्टर्न घाट है। लेकिन ईस्टर्न घाट में बीच बीच में ब्रेक्स हैं ऐसे, है ना। तो यहां पे भी बताया गया कि डिसकंटिन्यूस एंड इररेगुलर, ये डिसकंटिन्यूस और इररेगुलर है। कट बाय रिवर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जो मैंने तुम्हें समझाया, क्योंकि रिवर्स इधर बे ऑफ बंगाल में आ रही है, तो इन रिवर्स के द्वारा काट दिए गए माउंटेन्स को बीच में, तो इस कारण से डिसकंटिन्यूस और इररेगुलर है, ठीक है। लोअर देन दी वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जितनी हाइट है उससे छोटे हैं ये हाइट में। अब इसकी हाइट जो है, तो इसकी हाइट की जो हाईएस्ट पीक है वो ये महेंद्रगिरी माउंटेन है, यहाँ पे 1501 मीटर के हाइट का महेंद्रगिरी माउंटेन इसका ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब शरवॉय हिल्स एंड जावेडी हिल्स लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के जैसे साउथ ईस्ट में आप देखोगे तो सरवॉय हिल्स और जावेडी हिल्स वगैरह ये कुछ हिल्स लाई करती है, फेमस हिल्स, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे अगर डिफरेंस लिखने को आएगा तो लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, बताओ। अबे निन्नी आ रही है, जरा 5-10 मिनट और। भैया डोडा तो मिठाई होती है, चट्टू बच्चे। यार देखो सुनो मेरी बात, एक चैप्टर एक दिन में इसलिए पढ़ाता हूं मैं तुम्हें क्योंकि क्या है ना, फिर फ्लो बना रहता है एक, और एक हमारा वैसे ही हो भी जाएगा। आज वो तो थोड़ा ये नेटवर्क के चक्कर में गड़बड़ हुआ और मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताया। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक बार नोट्स पढ़ना है। अब आ जाओ, क्या है, लो क्वेश्चन लो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दो सही। कौन देता है? ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। असर्शन दिया है द ईस्टर्न घाट इज कट बाय रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी। अच्छे से पढ़ के आंसर लगाना, फंसना मत मेरी चाल में, ठीक है। बताओ क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? और जब तुम्हें बोला गया है, सुनो मेरी बात, कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी ओरिएंटेशन, इधर ओरिएंटेशन सेशन में बताया था अच्छे से। हाँ इस चैप्टर में क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी विजुअलाइज करवा के बताया, सब याद रखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिफरेंस लिख सकते हो, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन गलत है, क्यों? क्योंकि ये बात तो सही है कि ईस्टर्न घाट जो डिसकंटिन्यूज है और उनको रिवर ही काटती है बीच में से, लेकिन ये रिवर काटने के बाद में इधर डुबकी लगाएगी ना, तो इधर जब डुबकी लगाएगी रिवर, तो ये क्या है? ये तो बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी नहीं है। अरेबियन सी तो इस तरफ है, अरेबियन सी तो इस तरफ है, समझे? तो इसलिए रीजन फॉल्स है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। और बहुत सारे बच्चे ये देख नहीं पाए, इसीलिए मात्र 42% बच्चों ने सही आंसर लगाया। क्या गुंडा बनोगे रे तुम? क्वेश्चन स्टेटमेंट तो पढ़ा करो पूरा। अरेबियन सी लिखा है, अरेबियन सी गलत होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, लीडर बोर्ड के नाम अभी पढ़ूंगा। अब देखो क्या है, 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन अपन ने पढ़ लिए, हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स और पेनिनसुला प्लेटू, ये 3 बड़े थे। अब क्या, इंडियन डेजर्ट। तो जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप पे अगर मैं लेके चलूं तुम्हें, कहां है इंडिया का मैप? हाँ ये रहा। तो ये 4th वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन ये रहा आपका, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली माउंटेन के वेस्ट में, अरावली माउंटेन के वेस्ट में आपका है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो लाइज टू द अरावली, लाइज वेस्ट टू द अरावली हिल्स, ठीक है। ये अरावली हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये अरावली हिल्स है। तो ये ड्राइंग देखो, प्यारी सी ड्राइंग अतुल भैया की तुम्हारे, ठीक है। तो अरावली हिल्स के वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। सैंडी लैंड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंडी, संदीप भैया को हम सैंडी बोलते हैं, ठीक है। तो सैंडी लेन्स लैंड विथ सैंड ड्यून्स मतलब क्या है कि यहां पूरा रेतीला एरिया है। जो डेजर्ट है, डेजर्ट इसलिए क्योंकि वहां रेत है, रेतीला एरिया जो है, ठीक है। तो ये जो रेतीला एरिया है, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि डेजर्ट पूरा बना हुआ है, ठीक है, विथ सैंड ड्यून्स। गेट्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर। और ये जो पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, इसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है। एरिड क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है यहाँ पे, लो वेजिटेशन, पेड़ पौधे कम है। तो ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। यहां पे देखोगे तो इस क्षेत्र में एक रिवर है, एक प्रोमिनेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। लूनी इज दी ओनली मेजर रिवर, ठीक है। स्ट्रीम्स ड्राई अप क्विकली। अब क्या है, और ये लूनी भी क्या है ना, कभी अरेबियन सी तक पहुंच नहीं पाएगी, यहां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती लूनी, क्योंकि वो रास्ते में ही सूखा एरिया, तो जमीन ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो लूनी इज दी ओनली मेजर रिवर एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप क्विकली इन दी मिडवे ओनली, ठीक है। तो वो रन ऑफ कच्छ तक आते आते सूख साख जाती है, समुद्र तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी इंडियन डेजर्ट के कंटेक्स्ट में, वो क्या है? बारचंस देखने को मिलेंगे आपको। बारचंस क्या होते हैं अब मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो इधर से हवा चल रही है ऐसी, है ना, अब हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, तो अब हवा क्या करेगी? अपने साथ में क्या लेके आएगी? हवा अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आएगी, तो मिट्टी यहाँ डिपॉजिट होते चली जाएगी। तो यहाँ पे टीला बन गया मिट्टी का एक, तो मिट्टी का टीला बढ़ता चले जाएगा ऐसा, ठीक है। वो मिट्टी का टीला ऐसा, वो मिट्टी का टीला बन गया यहाँ पे, और वो मिट्टी का टीला ऐसा बढ़ता चले जाएगा। तो ये यहाँ पे मिट्टी जमा होती चली जाएगी, और साइड से, सामने तो पहाड़ है ऐसा, मतलब इसको वर्टिकल ऐसे देखो, तो सामने तो ऐसा पहाड़ बनते चले जाएगा ऐसा, और साइड से उसके ऐसे 2 पंख टाइप निकल आएंगे, समझ रहे हो? 2 पंख टाइप ऐसे निकल आएंगे। तो ऐसे रेत के जो टीले होते हैं ना, ऐसे रेत के टीले,
कि यहाँ पूरी मिट्टी 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 है सामने से, क्योंकि हवा ऐसी चल रही है, तो हवा ऐसी चल रही है तो मिट्टी 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 डिपॉजिट करते चली जाएगी और साइड से ऐसे नूक निकलते चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये बार्चन्स इस तरह से बनते हैं। तो बार्चन्स क्या है, क्रीशन शेप्ड सैंड ड्यून्स हैं विच आर कॉमन स्पेशली नियर टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के वहां पे आपको ऐसे क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, रेत के टीले देखने को मिलेंगे जिन्हें बार्चन्स कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडियन मैं सब में ग्रेट क्यों लगा दे रहा हूं, क्योंकि हमारा इंडिया है, हम लगाएं ग्रेट, ठीक है, समझ में आया। इंडियन डेजर्ट समझे। समझे कि नहीं, इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट के बाद में देखो क्या मजेदार चीज, इंडियन डेजर्ट के बाद में अगला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, अगला जो फिजियोग्राफिक मतलब कह सकते हो अगला जो फिजिकल फीचर है वो है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या है कि ये अगर आपका कंट्री है, कंट्री की कोस्ट लाइन भी तो है ना, जैसे आपने देखा यहाँ वेस्टर्न घाट है, ध्यान है तुम्हें, अपन ने यहाँ देखा था यहाँ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, ठीक है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, थोड़ा दूर है ईस्टर्न घाट, ठीक, ईस्टर्न घाट थोड़ा दूर है। तो अब घाट के बाद में इधर तो समुद्र है, इधर भी समुद्र है, लेकिन समुद्र और घाट के बीच में एक जमीन का हिस्सा है, ये दिख रहा है पिंक कलर में जो, ये जो जमीन का हिस्सा है, इस जमीन के हिस्से को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्ट के पास का प्लेन एरिया है। इस जमीन के पास के हिस्से को कहा जाता है कोस्टल प्लेन, जो मतलब समझ गए ना, इस जमीन के पास के हिस्से को कहा जाएगा कोस्टल प्लेन। तो अब जैसे अगर अपन देखें तो द नैरो स्ट्रिप्स अलोंग अरेबियन सी, अरेबियन सी के पास में जो नैरो स्ट्रिप है बिटवीन किसके बीच में, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो सैंडविच बनी हुई है ना, मतलब इधर वेस्टर्न घाट है इधर समुद्र है, तो उनके बीच में जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो स्ट्रिप है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाएगी, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऊपर वाला जो वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा है उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, फिर मिडिल का जो हिस्सा है कर्नाटक के पास वाला उसे कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है, और साउथ का जो हिस्सा है उसे मलाबार कोस्ट कहा जाता है। नाम है, याद रखना है बस ऐसे, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे तो एक कोंकण कोस्ट है जो मुंबई से गोवा तक है, एक कन्नड़ प्लेन है जो कर्नाटक के वहां है, और केरला के वहां पे मलाबार कोस्ट है, ठीक है, मलाबार कोस्ट कहा जाता है उसे। ईस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिलता है कि ईस्टर्न साइड में जो तमिलनाडु के पास वाला रीजन है उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और जो ऊपर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वगैरह वाला उसे कहा जाता है नदन सिरकर। तो ऐसे क्या है, ईस्टर्न कोस्ट भी डिवाइडेड है। अब आपको एक चीज समझना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना वो नैरो है, नैरो स्ट्रिप है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड है। तो यहाँ पे ब्रॉड है तो इस कारण से क्या होता है ना कि जो रिवर आती है ये रिवर्स अपने साथ पानी लेके आती है और वो पानी यहाँ पे डेल्टा बनाता है, ठीक है। वो डेल्टा जो बनता है, तो डेल्टा क्या रहता है कि जब एक रिवर, चैप्टर 3 ड्रेनेज में पढ़ोगे आप, जब रिवर आती है और रिवर अपने आप को ऐसे फैला लेती है, तो रिवर की बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती है, तो यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे खेती अच्छी होती है, विंटर में रेनफॉल भी रिसीव होती है, तो यहाँ खेती की जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, समझ गए। नदन सिरकर क्या है, तो वही बता रहे हैं, नाम है, तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के पास वाला कोस्ट है, और नदन सिरकर जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला रीजन जो है उसका कोस्ट है। गॉट इट, ये हो गया कोस्टल प्लेन। अब लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, लास्ट खुश होगा, देख 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 देख, ठीक है, लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है आइलैंड। मैप वर्क सारे एक साथ करवाऊंगा, यस, मैप वर्क जब सारे चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है। लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है दी आइलैंड्स। तो आइलैंड्स की बात करें तो हमारे पास 2 आइलैंड है। कौन कौन से 2 आइलैंड है हमारे पास, एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये कंट्री है, तो कंट्री के वेस्टर्न साइड पे आप देखोगे अरेबियन सी में ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और ईस्टर्न साइड में ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है तो अरेबियन सी में है, दे आर नियर केरला, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कोरल्स, ठीक है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, कोरल पॉलिप्स, उन कोरल पॉलिप्स से बने। कोरल पॉलिप क्या होते हैं सर ये, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। बायोलॉजी, एक ऑर्गेनिज्म है जुक्स एंथले और एक ऑर्गेनिज्म है एल्गी। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जुक्स एंथले और एल्गी जो है तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। तो इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आने से क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसका नाम होता है कोरल पॉलिप।
ये कहीं कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। तो कोरल पॉलिप बेसिकली एल्गी जो रहती है, तो वो एल्गी और ज़ूक्सेंथेले के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से आपको देखने को मिलता है कि जो शैलो वाटर होते हैं ना, जैसे ज्यादा गहरा पानी नहीं है, शैलो शैलो है, बस घुटने घुटने तक का, तो वहां पे ये ऑर्गेनिज्म जो होता है कोरल पॉलिप, ये कोरल पॉलिप क्या करता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है मतलब क्या कि ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे शैलो वाटर है, अब इस ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पे कैल्शियम सिक्रीट करा, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा, डिपॉजिट होता चलेगा, और एक समय के बाद में, क्योंकि ज्यादा गहरा पानी नहीं है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होते होते वो कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसे ऊपर, पानी के ऊपर ऐसा हिस्सा दिखने लगेगा। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, करोड़ों ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सब ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेंगे, और पानी के ऊपर ऐसा आपको क्या बन जाएगा, एक आइलैंड बनता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है कि इधर पानी हो, इधर पानी हो, लेकिन बीच में आपको ऐसा एक आइलैंड बनता हुआ देखने को मिलेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। समझ रहे हो? तो दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ कोरल, ठीक है, स्मॉल इन साइज, और ये पूरा आइलैंड जो है तो 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। कावरती इज द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड। कावरती आइलैंड जो है तो इस लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है। पिट्स आइलैंड यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। कोरल जो है तो टाइनी सी एनिमल्स है दैट फॉर्म रीफ्स, ठीक है, तो जैसे बैरियर बनाते हैं, फ्रिंज बनाते हैं, अटॉल्स बनाते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो जैसे ये कोरल पॉलिप क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे शेप में भी बनेंगे, कैसे, ऐसे गोल 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 वो अटॉल टाइप बना लेंगे कि बीच में भी पानी है, चारों तरफ पानी, और ऐसा उन्होंने ये बना लिया, ठीक है। बैरियर्स बनाते हैं बड़े बड़े, ऐसे पूरे के पूरे वो बना लेते हैं बैंड अपना, ठीक है। तो ये कोरल पॉलिप से बने हुए लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसका पहले नाम लकादीव मिनीदीव, लकादीव अमनदीव ऐसा मिनिकॉय था, हाँ, लकादीव अमनदीव मिनिकॉय था, फिर उसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। अब आ जाओ अंडमान निकोबार में। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे सिचुएटेड मिलेंगे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन से हैं, वो वाले आइलैंड जो है अंडमान के नाम से जाने जाते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इन्हें निकोबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दीज आइलैंड्स आर बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। हियर इज द कैच। जो हिमालय थे ना हमारे, यहाँ पे हिमालय चल रहे थे, तुम्हें ध्यान है, अब हिमालय, पूर्वांचल हिमालय साउथ में टर्न लेंगे, और साउथ में टर्न लेने के बाद में पूर्वांचल हिमालय, तो यही हिमालय जो है, तो इस हिमालय की ही चेन, जैसे मान लो कि ये पहाड़ है और यहाँ एकदम से पानी आना शुरू हो गया, अब एक और पहाड़ है यहाँ, तो पहाड़ तो डूब गया, लेकिन ये पानी अगर देख रहे हो तो इस पानी में डूब जाने के कारण सिर्फ पहाड़ का टापू टापू दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ये दूर से आइलैंड दिखेगा, बट दिस आइलैंड इज बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ दिस माउंटेन चेन। ये माउंटेन चेन जो चली आ रही थी, इस माउंटेन चेन का ही पार्ट है ना ये, तो जो पानी के ऊपर दिख रहा है तो वो आइलैंड की तरह दिख रहा है, बट इट इज द पार्ट ऑफ माउंटेन। तो यहां पे वही बताया गया है कि जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है, दे आर बिलीव टू द पार्ट ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, मतलब ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है। अब ये मत बोल देना सर नीचे जाते जाते श्रीलंका भी उसका ही एक्सटेंशन है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हिमालयन माउंटेन का ही एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार आइलैंड। दे आर रिच इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटर के पास से, समुद्र की तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ पे एक बैरन आइलैंड करके जगह है, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो ये बैरन आइलैंड ही है, ठीक है। तो ये थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फाइन। अब देखो क्या है, तो जितना भी फिजिकल फीचर हमने पढ़ा ना, सबकी इंपॉर्टेंस है, एक टॉपिक में बता देता हूं वर्बली। माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस है, पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर है वो। प्लेन्स की इंपॉर्टेंस है कि वो खेती के लिए महत्वपूर्ण है। आइलैंड्स की और कोस्टल रीजन्स की इंपॉर्टेंस है कि वहां से फिशरी वगैरह, सी फूड वगैरह मिलता है। डेक्कन प्लेटू की इंपॉर्टेंस है, वहां से मिनरल्स मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, ये सब मिलकर इंडिया को इंडिया बनाते हैं। समझ में आया? तो दिस वॉज द चैप्टर, बताइए समझ में आया? सक्षम बेटा, क्या क्या डाउट है बताओ? 8 बजे क्लास लेके फिर 10 बजे पढ़ाओ यार। देखो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 1.5 घंटे की क्लास हुई है, 1 घंटे 32 मिनट की, उसमें चिंगाड़ रहे हो। देखा, मैंने सोचा ही था एक बच्चा पूछेगा कि क्या नेपोलियन नेपाली था, तो वैसे ही पूछ रहा क्या श्रीलंका भी हिमालय से डूब के बना है? नहीं बाबू। अब देखो कीवर्ड्स क्या है, फिजियोग्राफिक, हिमालयन माउंटेन्स, ग्रेट और इनर हिमालयाज। तो जितने भी अपन ने कीवर्ड्स मतलब टर्म्स में आ सकते हैं, जैसे शिवालिक पूछ लिया, पूर्वांचल माउंटेन पूछ लिया, नदन प्लेन पूछ लिया, भाबर पूछ लिया, तराई पूछ लिया, खादर पूछ लिया, भांगर पूछ लिया, द्वाब पूछ लिया, तो उनके रेडीमेड आंसर है आपके पास। पेनिनसुला प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेटू, तो नोट्स में सब मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, छोटे छोटे कीवर्ड्स के फॉर्म में सब मिल जाएंगे। आइलैंड, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं ये 3, और ये क्वेश्चन आंसर वाले हैं। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। द रिलीफ ऑफ इंडिया डिस्प्लेज अ ग्रेट फिजियोग्राफिक वेरिएशन, 5 नंबर में पूछा है, क्या लिखोगे?
रिलीफ ऑफ इंडिया डिस्प्लेज अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो अब आप बताओगे कि हाँ इंडिया में क्या है, माउंटेन्स हैं, इंडिया में नदर्न प्लेन्स है, इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है कि पेनिनसुला प्लेटू है, इंडिया में डेजर्ट है, इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है कोस्टल प्लेन है, सॉरी 4 5, और छठवा इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आइलैंड्स है। तो ये डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं विच आर मतलब कह सकते हो कि विच प्लेज अ डिफरेंट रोल इन द इकोनॉमी, वो विच प्लेज इकोनॉमी क्यों बोल रहा हूं, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओवरऑल ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, और सबकी सिग्निफिकेंस है। तो एक एक लाइन में, आप सब डिटेल में मत समझा देना, एक एक लाइन में सबको समझाना है कि हाँ हिमालयाज जो हैं, तो ये हिमालयाज जो हैं तो पेरिनली स्नो बाउंड होते हैं, रिवर्स आती है, ये सारा सब कुछ। तो ये ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जो है कंट्री का, वो समझाना है। डिस्क्राइब दी 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास, कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, वो समझाना है। क्लासिफाई द नदर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, राइट कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ देम। ठीक है, तो सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, किसके, नदर्न प्लेन्स के, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। तो अब क्या लिखोगे इसमें, वो मत लिख देना ये क्या बोलते हैं पंजाब प्लेन है, ये गंगा प्लेन है, इसमें आपको फिजिकल फीचर के, रिलीफ फीचर के हिसाब से लिखना है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे भाबर रीजन, तराई रीजन, भांगर रीजन, खादर रीजन, उनके बारे में लिखोगे, समझे। गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन ऑफ ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू। ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू जो है, ठीक है, ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू जो है ये वाला, तो इस ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू के आपको लिखना है गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू। तो ग्रेट पेनिनसुला प्लेटू के आप 2 हिस्से बताओगे, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू है, क्योंकि पूरा पूछा है तो उसके बारे में लिखना है, 4 नंबर का है, तो 2-2 पॉइंट दोनों के लिख देना, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, हाँ जी लिख पाओगे ना, एक ऊंचे एक छोटे, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है, इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है। तो ऐसे करके टेबल बना के लिखना दोनों के, ठीक है, टेबल बना के दोनों के लिखना। कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो मिनिमम 3-3 पॉइंट लिखना है। व्हाट आर दी, आंसर लिखना सिखा रहा हूं कैसे लिखना है। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट्स क्या है, तो इंडियन डेजर्ट्स के आपने 3 पॉइंट पढ़े ही हैं कि इंडियन डेजर्ट जो है बारचंस देखने को मिलेंगे आपको, अरावली के वेस्ट में है, ठीक है, लूनी इज दी ओनली प्रोमिनेंट रिवर। तो ऐसे करके 3 पॉइंट लिख दिया आपने, ठीक है। व्हाट आर दी मेन फीचर्स ऑफ आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, तो आइलैंड ग्रुप में आप बताएंगे कि 2 मेन आइलैंड ग्रुप है, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप है। तो जो अपन ने फैक्ट्स पढ़े, फैक्ट्स बेस्ड है चैप्टर, ज्यादा समझने वाली चीज थी नहीं इसमें, ठीक है। नादान बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दूंगा, एक दिन कोर्स खत्म हो जाएगा, याद मेरी आऊगी तो पता लगूगा। यार बाबू पढ़ना तो पड़ेगा ना थोड़ा, 1 घंटा, अगर 1.5 घंटे से ऊपर क्लास चलेगी तो बताऊं तुम्हें, चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, निश्चिंत हुए। कल पढ़ेंगे चैप्टर, तो कल तो तैयार हो गया ना, खाना पीना खा पी के आना सब। कल है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर, भीषण चैप्टर, बहुत भयंकर चैप्टर, मजेदार चैप्टर, ठीक है। तो कल का चैप्टर में मजा आएगा तुम्हें, फाइन। चलो रेडी रहना कल के चैप्टर के लिए। अभी के लिए खत्म कर दें, कुछ डाउट है तुम्हारे। ऑल दोज ओरोग्राफिक रेनफॉल, इवान देखो बेटा, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है समझ ले मेरे लाला। इवान इधर समझो क्या हो रहा है कि ये पहाड़ है और ये इंडिया है मान लो। अब इधर से आ रही है बारिश की हवा, मतलब ये हवा जिसके अंदर मॉइस्चर है। अब ये हवा जब पहाड़ से टकराएगी तो पहाड़ को चीर के थोड़ी ना निकल जाएगी, ये हवा को क्या करना पड़ेगा, माउंटेन्स को चेस करना पड़ेगा। और जैसे जैसे एयर मासेस ऊपर चढ़ती है ना, तो ऊपर चढ़ती है तो वो सैचुरेट होती है, तो अब भारी हो जाएगी। वो जो मॉइस्चराइजर, उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर नहीं, उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो मॉइस्चर सैचुरेट हो जाएगा। तो जब एयर मासेस माउंटेन्स को क्लाइंब करती है, सिंपल चीज है ना, जब आप पहाड़ चढ़ोगे तो आप थक जाओगे, गिर जाओगे। वही आपको समझना है कि जब आप माउंटेन्स को क्लेम कर रहे हो, ठीक है, माउंटेन जब ये माउंटेन्स पे चढ़ रही हैं ये मॉइस्चर लेडन विंड्स, तो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी और वहां प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो इस कारण से, पहाड़ के कारण से बारिश हुई। पहाड़ नहीं होते तो हवा आगे निकलती, लेकिन पहाड़ के कारण बारिश हुई, इसलिए इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। समझ गए। ठीक है, अब बुढ़े हो गए क्या सर, अब आप पिट जाओगे। लीडर बोर्ड बता देता हूं, लो हाँ। भैरवी, समी, दिव्या सैनी, रुद्रा, अनन्या, आरव, श्रेयांश राज और सुपर्णा मिश्रा, खुशी और अनमोल। ताली बजा दो जरा इन बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है।